नमस्ते सर। आपका नमस्ते ब्लैक स्वेल नमस्ते। थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और आज ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 5 में हमारे बीच भारत के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री अनिल रंजन भौमिक जी हमारे साथ हैं। इनका परिचय तो अपने आप में विस्तार है, लेकिन सारांश में मैं कितना परिचय दे पाती हूँ। हम पहले अपनी बात परिचय से शुरू करते हैं, ताकि जिन वक्ता को हमें सुनना है हम उनके कार्य और रंगमंच में उनका जो एक बृहद योगदान है उसे हम जान लें, समझ लें। तो अनिल रंजन भौमिक जी विगत 45 वर्षों से रंगकर में सक्रिय हैं। समानांतर इंटीमेट थिएटर इलाहाबाद के माध्यम से इंटीमेट थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर एवं एक्सपेरिमेंटल थिएटर में निरंतर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली एक्सटेंशन विभाग द्वारा आयोजित अनेकों कार्यशालाओं में अंतरंग शैली थर्ड थिएटर के प्रशिक्षक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल एवं हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान मंडी के नियमित प्रशिक्षक हैं। अब तक 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन आपने किया है तथा रंगमंच के साथ साथ कहानी, कविताएं एवं अन्य नाटकों का लेखन जो ज्ञानोदय, हंस, पाखी जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। समानांतर नामा नाट्य पत्रिका के भी आप संपादक हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने लगभग वहां से जो बरगद नामक पत्रिका निकलती है उसके रंगमंच विशेषांक को आपने संपादित किया है। बादल सरकार के द्वारा लिखित 10 नाटकों का आपने अनुवाद किया है, जो इस प्रकार है: सीढ़ी, भूल रास्ता, हट्टो मलार उपारे, बासी खबर, भानुमति का खेल जैसे कई नाटकों का अनुवाद आपने किया है। इसके साथ भारत रंग महोत्सव, नंदीकार नाट्य महोत्सव, विवेचना राष्ट्रीय नाट्य समारोह, ययावर नाट्य समारोह, कालिदास नाट्य समारोह, अभिनव राष्ट्रीय नाट्य समारोह, मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह जैसे समारोहों में आपने अपने नाटकों की प्रस्तुति भी दी है। साथ ही आपको रंगकर्म में आजीवन योगदान हेतु प्रथम जुगल किशोर सम्मान, नंदू ठाकुर स्मृति सम्मान, बंगाली सोशल एवं कल्चरल एसोसिएशन द्वारा नाट्यकर्म सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आपने पूरे देश में जन विज्ञान जाथ्या हेतु नाट्य निर्देशक के लिए साक्षरता अभियान के तहत अनेकों कार्यशालाओं का संचालन भी किया है। मुख्य रूप से आप जनता के रंगमंच एवं थिएटर फॉर सोशल चेंजेस के अगुवाई वाले निर्देशक हैं और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा नाट्य निर्देशन हेतु अकादमी सम्मान 2003 में आपको सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। तो श्री अनिल रंजन भौमिक सर, आपका नमस्कार। पुनः ब्लैक स्वेल थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनेंगे, जानेंगे, आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। इस आशा के साथ हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। बादल सरकार का तीसरा रंगमंच और आज का समय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लैक स्वेल थिएटर के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने गुरु बादल सरकार पर बातचीत को रख सकूं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बादल सरकार का जन्म 1925 15 जुलाई को हुआ था और जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि बादल गरज रहे थे। तो उनके चाचा ने उनका नाम रखा बादल। माता पिता ने तो नाम रखा था सुधींद्र नाथ सरकार, जो एक ईसाई परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उनके चाचा के द्वारा दिया गया नाम बादल सरकार ही से वे सारा जीवन रंगकर्म करते रहे और अंत तक पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बादल सरकार के नाम से ही विख्यात हुए। साथियों, जब 1925 में उनका जन्म हुआ
तो उसी समय सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन भी 1925 में हुआ। ये एक ऐतिहासिक घटना है कि 1925 में बादल सरकार का भी जन्म होता है और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी जन्म होता है। कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म के बाद 1936 में पॉपुलर फ्रंट डॉक्ट्रिन के प्रभाव से चेंजेस शुरू हो गए और ये हुआ कि किस तरीके से ये जो लेखकों पर हमारा फासिज्म के विरुद्ध लेखकों पर बहुत तरह से प्रताड़नाएं हो रही थी, तो उसके लिए 1935 में एक विदेश में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का गठन किया गया फासिज्म के विरुद्ध। की फासिज्म के विरुद्ध जिन कलाकारों का, जिन लेखकों का उत्पीड़न हो रहा था, उनके लिए एकजुट होने के लिए लेखकों का एक संगठन बना, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में के साथ काम करते हुए उन्होंने अपने एक यूथ विंग बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और इसी में यूथ कल्चरल एक इंस्टीट्यूट बना 1940 में, जो नाटक के द्वारा अपनी बातों को कहते थे। इसके पहले तो सिर्फ लेखक के फिक्शन मतलब साहित्य के द्वारा ही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन 1943 में और उसके पहले 1935 और 36 में जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का गठन हुआ, तो उन लोग नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे थे। और इसी बीच एक विशेष घटना घटी कि 1943 में 25 मई 1943 को इप्टा, इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन का गठन हुआ। बादल दा की उम्र इस समय करीब 21 वर्ष थी और वो 12th पास करके, ग्रेजुएशन पास 12th पास करके वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आ गए थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए वे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ गए और उन्होंने भी इन सब नाटकों को देखना शुरू किया जो प्रोसोनियम रंगमंच से हट के गली चौराहों पर होने लगे थे। इप्टा की शुरुआत के नाटकों को आप अगर देखें तो ज्यादातर लोक साहित्य से या लोक कलाकारों को लेकर के गांव-गांव में ये सब मंचन हो रहे थे। बादल दा का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा और आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग, जिसमें शंभु मित्र, उत्पल दत्त जैसे लोग इप्टा से जुड़े और इप्टा के नाटकों के द्वारा जन जन तक अपनी बात पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन 1948 से 1951 के बीच में सीपीआई को बैन कर दिया गया और 1952 में के जो चुनाव हुआ उसमें भी सीपीआई को बैन कर दिया गया। इस बैन करने से क्या हुआ कि उत्पल दत्त उभर के निकल के आए और उत्पल दत्त ने छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सीपीआई के मीटिंगों के पहले एक लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का मंचन शुरू कर दिया, जिसमें पहला नाटक उन्होंने किया था चार्जशीट, और उसके बाद उमानाथ भट्टाचार्य का नाटक था स्पेशल ट्रेन जो उत्पल दत्त ने किया, दीन बदले पाला, पोस्टमार्टम, किसका हाथ, ये सब नाटक उनके द्वारा किए गए थे। सीपीआई के मीटिंगों में वे जाते थे और 1952 तक इफ्ता का एक स्वर्णिम काल था। उसके बाद देश की आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद धीरे धीरे लोग
उसमें शंभू मित्र भी थे, इप्टा को छोड़ करके वो प्रोसिनियम रंगमंच की तरफ पुनः वापस जाने लगे। बादल सरकार जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि हावड़ा के आसपास हो रहे नाटकों को देखना, उनको संचालित करना। इसका भी प्रभाव पड़ा। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग पढ़ करके पहली बार काम करने के लिए गए तो वहां पर अपने साथियों के साथ उन्होंने छोटे छोटे नाटक करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये तो उनका पहला शौक था। वे छोटे छोटे नाटकों को करते थे, लेकिन उसका सबसे एक बात था कि रिहर्सल होगा, इसका प्रदर्शन नहीं होगा। हम लोग सिर्फ रिहर्सल करेंगे, इसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस तरह वे नौकरी करते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से उन्होंने कुछ नाटकों का मंचन किया। उनको उस समय जो नाटकों का मंचन हो रहा था वो उतना रास नहीं आया था, इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो नाटक लिखा वो सॉल्यूशन एक्स था। सॉल्यूशन एक्स एक हास्य प्रधान नाटक था, और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि बादल दा के शुरुआती नाटक जो ज्यादातर हास्य प्रधान है, उसमें सॉल्यूशन एक्स, बड़ी बुआ जी जिसे बड़ो पिशीमा कहते हैं, राम शाम जोदू, कभी कहानी, ये सब नाटक उनके शुरुआती दौर के नाटक थे जो उन्होंने हास्य प्रधान नाटक लिखे। 1900 जब लौट के वो आए तो 9 मार्च 1949 को सीपीआई द्वारा एक रेल रोको, ऑल इंडिया रेल रोको आंदोलन का आह्वान दिया गया। बिना किसी तैयारी के बादल दा इससे नाराज हुए और उन्होंने अपने वरिष्ठों से बात कही। उन्हें तुरंत सीपीआई से सस्पेंड कर दिया गया और उन्होंने इप्टा छोड़ करके वे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए चले आए। जब वे बंबई के पास मैथन में काम करने के लिए आए तो वहां पर भी शाम को क्या करें, अपने साथियों को लेकर के उन्होंने नाटक करना शुरू किया। ये वही नाटक थे जिसका अभी मैंने आपको बताया है, सॉल्यूशन एक्स, बड़ी पिशीमा, राम शाम जोदू, कभी कहानी। ये ऐसे नाटक थे जो हास्य प्रधान नाटक हुआ करते थे। इसके बाद वे बल्लभपुर की रूप कथा भी उन्होंने इसी समय लिखा, कभी कहानी लिखा। और जब वे 1957 में इंग्लैंड गए तो 11 वर्ष तक उन्होंने भारत में सिविल इंजीनियरिंग का काम किया। हम जानते हैं कि वे टाउन प्लानिंग के डिप्लोमा के लिए वो विदेश गए हुए थे और भारतवर्ष के वे एक अकेले टाउन प्लानर हुआ करते थे। आप साथियों को बता दें, मैं इस समय पूना में हूं और मुझे अमोल पालेकर जी ने बताया कि जब वो पहली बार उनको बुलाया गया 1966 में बॉम्बे में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से टाउन प्लानिंग करने के लिए, तो आज जो हम लोग नई मुंबई देखते हैं ये बादल सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। तो वहां से जब काम खत्म करके अंतिम दिन जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बंबई में इतना रंगमंच होता है, यहाँ के लोगों से मिला जाए। तो वे सत्यदेव दुबे से मिले और सत्यदेव दुबे ने ही सबसे पहले अमोल पालेकर से बादल सरकार की मुलाकात कराई। उन दिनों अमोल पालेकर जी बल्लभपुर की रूप कथा कर रहे थे। तो बादल दास से अमोल पालेकर की ये पहली मुलाकात हुई 1966 में और उन्होंने कहा कि मैं आपका पगला घोड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहता हूं, कुछ इसमें बदलाव करना चाहता हूं। तो बादल दा ने कहा कि आप बिल्कुल बदलाव कर सकते हैं, मैंने तो नाटक लिख दिया है, उसके चाहे तो आप उसकी हत्या भी कर दीजिए, मुझे आपको पूरी छूट है। मुझे जो लिखना था लिख दिया, अब कोई भी निर्देशक किसी भी तरीके से कर सकता है।
ये बात अमोल पालेकर जी बताते हैं कि हमें इतना पसंद आया, जबकि मराठी नाटककार एक भी शब्द बदलना नहीं चाहते थे। तो बादल दा जब उसके बाद इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड में और नाइजीरिया में टाउन प्लानिंग की डिप्लोमा के लिए गए, तो उन्होंने वहां पर कुछ महत्वपूर्ण नाटक लिखे, क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था। बादल सरकार ने वही 30वीं शताब्दी नाटक लिखा। कुछ वो उनकी एक जो खास बात थी बादल दा की, कि वो रोज डायरी लिखा करते थे, कुछ कविताएं लिखा करते थे, और अपनी पिशीमा पिशीमा को, वो पिशीमा ने बुआ जी को वो खत लिखा करते थे, और उन खतों के आधार पर और उन कविताओं के आधार पर ही बाद में हम सब लोग जानते हैं कि एवं इंद्रजीत जैसे नाटक की रचना हुई है। 1967 में जब बादल दा वापस आए, तो यूरोप के रंगमंच को देख करके उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो थिएटर इन राउंड नाटक 1958 में पहली बार देखा था, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था। बादल सरकार जब वापस यूरोप से लौट के आए, तो रिफॉर्म करना चाहते थे, अपने आप को दोबारा बदलना चाहते थे। री मानी दोबारा, फॉर्म में बदलना। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो बहुत पर्सनल होता है, माँ का बहुत पर्सनल होता है, लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है वैसे ही वो सबका हो जाता है, पब्लिक में आ जाता है। तो पब्लिक के लिए हो गया, सबके लिए हो गया, उसके सब लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब गर्भ में था तो माँ के पास वो माँ के एसेट हो जाते। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, फिर ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा 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 मेरा, ये मैंने अपनी पर्सनल हम कर लेते हैं। और कुछ दिनों बाद, एक उम्र के बाद, हम फिर पब्लिक में जाना चाहते हैं, तो उसे रिपब्लिक कहते हैं, मैंने दोबारा पब्लिक में जाना। तो ये बादल दा भी जब लौट के आए, तो उन्हें लगा कि जो मैं जिस तरह का नाटक कर रहा हूँ, जिस तरह के प्रोसिनियम रंगमंच हो रहा है, लेकिन इससे तो उन लोगों की बात नहीं हो पा रही है जिनके बारे में हम कहते हैं। इसमें तो हमारे नायक, चाहे एवं इंद्रजीत हो या कभी कहानी हो, पगला घोड़ा हो, इन सब नाटकों में हमारे नायकों को एक विशेष नायक हैं, और वे आम जनता की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो बादल दा के मन में आया कि मुझे थिएटर इन राउंड, जो उन्होंने लंदन में देखा था, वो दिमाग में कहीं ना कहीं आया। जब दोबारा वो विदेश गए, तो रिचर्ड शेखनर से उनकी मुलाकात हुई, और रिचर्ड शेखनर उन दिनों पुअर थिएटर कर रहे थे। दोस्तों, पुअर थिएटर का मतलब कहीं से भी गरीब रंगमंच नहीं है। पुअर थिएटर का मतलब है कि शेखनर का मानना था कि हम अपने रंगमंच में चीजों को, लाइट, साउंड, संगीत, बहुत सारी चीजों को लेकर जो रिच बना दिया है, इतना महंगा बना दिया है, उनको एक एक चीजों को धीरे धीरे त्याग दें। तो त्यागने पे क्या बचता है? एक मनुष्य तो बचता है। तो उन्होंने उसको पुअर थिएटर कहा कि हम सब चीजों को छोड़ देंगे, लेकिन थिएटर के लिए मनुष्य तो जरूरी है। तो बादल दा के जहन में कहीं ये बात थी, और उन्होंने आकर के उन्होंने अपने सभी नाटकों को, बाकी इतिहास जैसा नाटक, पगला घोड़ा जैसा नाटक जिससे उनको प्रसिद्धि मिल गई थी, पद्मश्री जैसा सम्मान मिल चुका था 1972 में, लेकिन इन सब नाटकों से उनको लगा कि हम जनता की बात तो कर ही नहीं रहे। जिन लोगों के लिए, ये तो 2-3% लोगों के लिए ही है जो प्रोसिनियम में खेला जाता है, जिसमें प्रोसिनियम की एक खास बात है कि उसमें चारों तरफ 4 दीवारें होती हैं, एक ऊपर छत और नीचे धरती, सरफेस। तो 6 में 6
दीवारों से ढका हुआ ऐसा मंच जिसमें एक तरफ खोल दिया जाता है और सामने दर्शक होता है, जिसमें जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जो ज्यादा पैसा देगा वो आगे बैठेगा, जो उससे कम देगा उसके पीछे, जो और कम देगा उसके पीछे, और जो और कम देगा वो बालकनी में। तो बादल दा को लगने लगा कि मनुष्य का मनुष्य से सीधा संपर्क नहीं हो रहा है, और उन्होंने मने मन इस प्रोसिनियम थिएटर को छोड़ करके मनुष्य की बात मनुष्य के बीच में करने की सोची। और सबसे पहले उन्होंने सगीना महतो जैसा नाटक किया, जो एक राजनीतिक नाटक है, और उसे उन्होंने एक हॉल में, टीचर्स हॉल था, उसके ऊपर किया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लेबल बनाए, लोगों को बैठने के लिए अलग अलग जगह बनाई। उस जगह पे चारों ओर दर्शकों को बैठाल करके उन्होंने सगीना महतो का पहला मंचन किया। बादल दा लिखते हैं कि इस मंचन के दौरान बीच में लाइट चली गई थी, लेकिन मंचन हो रहा था, दर्शक भी उसी धरातल पे थे और अभिनेता भी। अभिनेता पहली बार दर्शकों से सीधे तादाद में स्थापित कर रहे थे। अभी तक क्या होता था, अभी तक जब प्रोसिनियम रंगमंच करते थे तो अभिनेता प्रकाश में रहता था, उसके पास महंगे वेशभूषा होती थी, दृश्य बंद होते थे, संगीत होता था। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अभिनेता और दर्शक, स्पेक्टेटर्स और हमारे एक्टर, ये दोनों एक दूसरे पर सीधे तादाद में स्थापित कर रहे थे। तो अचानक जब सगीना महतो के प्रथम शो में लाइट चली गई करीब 5 मिनट तक, लेकिन अभिनय जारी रहा। बादल दा बताते हैं कि जब शो खत्म हो गया तो किसी ने भी उस 5 मिनट की चर्चा नहीं की। सबने नाटक की तारीफ, नाटक के विषय में बात की, और बहुतों ने तो बताया हमको पता ही नहीं चला कि कब लाइट गई और कब क्या। उसे उस शैली का ही एक अंग मान रहे थे। तो ये इसका एक प्रभाव जो पहला बादल दा को पड़ा, ये बहुत बड़ी बात थी। यहीं से उनको एक बल मिला इस रंगमंच को, जिसे उन्होंने थर्ड थिएटर का नाम दिया। अब थर्ड थिएटर क्यों भाई? थर्ड थिएटर है तो फर्स्ट थिएटर भी होगा, सेकंड थिएटर भी होगा। तो बादल दा का कहना है कि हमारा जो लोक नाट्य है, जैसे बंगाल में जात्रा, महाराष्ट्र में तमाशा, उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, इसी तरह बहुत से फॉर्म में हमारा देश तो लोक कलाओं से भरा पड़ा है। तो हमारा पहला रंगमंच है। और दूसरा रंगमंच जो अंग्रेज अपने साथ लेके आए थे, जिसे हम प्रोसिनियम रंगमंच कहते हैं, जिसमें 4 दीवारें, ऊपर छत, नीचे फर्श, और एक तरफ खुला हुआ जिसमें खुले भाग में एक पर्दा लगा रहता है, उसे हम प्रोसिनियम आर्च बोलते हैं, और प्रोसिनियम रंगमंच। तो बादल दा को ने इन दोनों फर्स्ट थिएटर और सेकंड थिएटर के सिंथेसिस को, संश्लेषण को मिला करके थर्ड थिएटर की कल्पना की, जिसमें मनुष्य का शरीर ही प्रमुख है। अभी तक प्रोसिनियम रंगमंच में लोग उस अभिनेता के शरीर को कम देखते थे, उसके अभिनय को देखा, दृश्यबंद देखे, अच्छे संगीत देखा, अच्छे सेट की चर्चाएं होती थी। लेकिन बादल दा ने जब तीसरे रंगमंच पर काम शुरू किया तो उनका कहना था कि हम रंगमंच से सब कुछ को काट सकते हैं, लेकिन अभिनेता के शरीर को नहीं काट सकते। शरीर महत्वपूर्ण है, और इसी शरीर की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जो गुतवस्की से सीखा था, उस शेखनर से सीखा था, उनके कुछ गेम्स को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। हमारा सौभाग्य है कि जब मैं समानांतर आजमगढ़ की ओर से 1979 में 1979 में जब हम लोगों ने जुलूस नाटक को किया, तो तब तक हम थर्ड थिएटर को नहीं जानते थे। जुलूस नाटक ने
हम लोग को इतना प्रभावित किया कि हम लोग उसमें जैसे जैसे दिशा निर्देश लिखा हुआ था वैसे वैसे मंचन आजमगढ़ के ऑफिसर्स कॉलोनी के बाहर स्थित एक बड़े से गोल चबूतरे में जो थोड़ा ऊंचा था उसके उसके ऊपर चारों ओर दर्शकों को बैठा करके किया था। जब बादल दा से मैं पहली बार 1979 में कोलकाता के उनके 53 चितरंजन एवेन्यू वाले मकान में मिला तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने जुलूस को कैसे किया, तो उन्होंने बताया जिस तरीके से किया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों को एक वर्कशॉप की जरूरत है, थर्ड थिएटर की वर्कशॉप। तो बादल दा ये थर्ड थिएटर क्या होता है? कहा यही बताने के लिए तो मैं आजमगढ़ आऊंगा। और जब 1980 में वे आजमगढ़ में आए तो ये एक बड़ी घटना थी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना थी। जब वहां से एक देवल दैनिक निकलता है, एक दैनिक आज निकलता था, जब ये समाचार वाराणसी तक गया तो काशीनाथ सिंह जैसे बड़े कथाकार ने जब एक छोटी सी न्यूज कि बादल सरकार आजमगढ़ में देखा तो उनको लगा कि आजमगढ़ में जरूर कुछ ऐसा पक रहा है जहां बादल सरकार जैसे एक प्रतिष्ठित नाटककार उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं आए और आजमगढ़ जैसी जगह में आए। हम लोगों ने जब बादल दा का ये वर्कशॉप किया तो मुगल सराय से जब वो आजमगढ़ आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कितने लोग हैं। मैंने कहा आपने 16 से 20 कहा, तो 20 लोग हैं जिसमें 5 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो उन्होंने लिस्ट मांगा सबकी और मैंने उनको लिस्ट दिया। जब शाम को हम लोग के रिहर्सल 6 बजे शुरू हुआ वर्कशॉप, तो सबसे पहले उन्होंने गोल घेरे में हम लोगों को बैठाला। अभी तक हम लोग गोल घेरे में नहीं बैठते थे, कोई कहीं बैठ गया रीडिंग करने के लिए। पहली बार गोल घेरा, सर्किल का मतलब उन्होंने समझाया कि सर्किल का महत्व क्या होता है। उसके बाद बारी बारी से उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति से एक एक व्यक्ति का नाम पुकारा और सभी लोग हतप्रभ, अरे बादल दा मेरा नाम कैसे जानते हैं, कोई कागज नहीं कुछ नहीं। उन्होंने 20 लोगों के नाम एक के बाद एक बोलना शुरू कर दिया। तो यहीं पर बादल दा ने हम लोगों को ग्रिप में ले लिया था और हम समझने लग गए थे कि थर्ड थिएटर की शक्ति क्या होती है। क्योंकि उसके पहले मैं M.K. रैना जी, बंसी कौल, रवि शर्मा, त्रिपुरारी शर्मा, सुशील कुमार सिंह से कानपुर दर्पण में प्रशिक्षित होकर आ चुका था और भारतेंदु नाट्य अकेडमी की 3 महीने की एक सघन वर्कशॉप कानपुर दर्पण के साथ हुआ था, वहां मैं कर चुका था। लेकिन ये वर्कशॉप उन वर्कशॉपों से बिल्कुल अलग था। पहली बार हम लोगों ने अपने शरीर को जाना, शरीर के एक एक अंग को जाना और पहली बार हम लोगों ने जाना कि थिएटर के लिए ट्रस्ट कितना जरूरी होता है, विश्वास कितना जरूरी होता है। आंखों में आंखें डाल करके जो एक्सरसाइज है वो बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है थर्ड थिएटर की, जो बादल दा ने डेवलप किया कि मनुष्य जब मनुष्य की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, एक गंभीर बात करता है, निडर होकर बात करता है। और हमें भी जब दर्शकों के बीच में जाएं तो दर्शकों से आंखों आंखों में विनिमय करें, बातों को बताएं। आंखों के द्वारा हम बहुत सारे दृश्य कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब 2 और 2 आंखें 4 होती हैं तो क्या होता है। तो जब हम लोग नाटकों को लेके दर्शकों के बीच में जाते हैं तो कभी कभी तो दर्शकों की आंखों से आंखें मिला करके बात करते हैं। तो ये बादल दा की उस वर्कशॉप में कि आंखों से आके आई कांटेक्ट, एक दूसरे की आंखों में बहुत देर तक देखते रहो, फिर दूसरे अभिनेता, फिर तीसरे अभिनेता और चलते रहिए और एक दूसरे की आंखों को देख करके कांटेक्ट करिए। इम्प्रोवाइजेशन, बादल दा के सिर्फ ट्रस्ट गेम्स ही नहीं, इम्प्रोवाइजेशंस का भी बहुत महत्व है। साउंड मूवमेंट, रिदम गेम, हम शरीर के द्वारा सब कुछ बन सकते हैं
कितने तरह की ध्वनियां निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास वाद्य यंत्र हो, हमारे शरीर के अंदर सारा संगीत है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सांसों का कितना महत्व है। जब हम पैदा होते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम सबसे पहले काम सांस लेते हैं। जब ये प्रश्न मैं वर्कशॉप में बहुत लोगों से पूछता हूँ तो कोई रोते हैं, हम क्या मालूम, हम तो बचपन में पैदा हुए थे, रोए होंगे, हंसे होंगे। लेकिन दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले जन्म ले करके सांस ली थी, और सांस लिए तभी तो हम जिंदा रहे। और जीवन भर हम सांस लेते हैं, और जीवन का अंतिम काम क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो कितनी देर हमको लोग रखेंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे। किसी का अगर वेट करना तो 24 घंटे। और उसके बाद उस शरीर को, जिसको लोग इतना प्यार करते थे, सारा जीवन एक शरीर जिसका एक नाम होता था, वो एक बॉडी हो गया। लोग पूछते हैं कि ये बॉडी कब उठेगी? इसका मतलब है हमारे जीवन में सांसों का भी बहुत महत्व है। तो ये सांस लेने की क्रियाएं भी हम वर्कशॉप में शामिल करते हैं अपने एक अभिनेता को तैयार करते वक्त। तो बादल दा के इस थर्ड थिएटर के वर्कशॉप के द्वारा, जिसने ये वर्कशॉप नहीं किया है वो नहीं जान सकता है कि थर्ड थिएटर एक फॉर्म नहीं, एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत है जो इस कार्यशाला के माध्यम से ही समझा बूझा जा सकता है। एक अभिनेता की पूरी तैयारी है। और अब तो प्रायः देखा जा रहा है कि बादल दा के द्वारा सीखे गए इन सारे वर्कशॉप के गेम्स को लोग अपने अपने थिएटर वर्कशॉप में भी शामिल कर लिए हैं। कोई बात नहीं, इसी तरह तो प्रोग्रेस करना है। तो बादल दा की वर्कशॉप के बाद जब हम लोगों ने उनका लिखा हुआ नाटक जुलूस के बाद भूमा किया, तो भूमा में हम लोगों ने वो सारे एक्सरसाइजेज जो बादल दा ने हम लोगों को तीसरे रंगमंच के अनुसार आजमगढ़ में सिखाए थे, करीब 7 दिन की वर्कशॉप में, उन सारी क्रियाओं को हम लोगों ने उस भूमा नाटक में सम्मिलित किया। और आप अगर भूमा नाटक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिना वर्कशॉप किए हुए कोई उस नाटक को कर ही नहीं सकता है। उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत है। और हम जितने भी नाटक करते हैं, उस नाटक में करने के लिए एक अलग तरह की वर्कशॉप होती है। जैसे कि जब हम लोग बादल सरकार के स्पार्टकस नाटक को कर रहे थे, तो स्पार्टकस नाटक में से पहले भारतवर्ष में विजय सोनी भी गोतोवस्की से प्रभावित थे, और उन्होंने मनोशारीरिक रंगमंच किया, जिसे लखनऊ में शशांक बहुगुणा जी साइकोफिजिकल के नाम से कर रहे थे। हम लोगों जब भूमा को लखनऊ में शो करने गए तो शशांक बहुगुणा जी एक अच्छे मित्र बने, लखनऊ के बहुत सारे मित्र बने, और वो आए आजमगढ़ और उन्होंने साइको फिजिकल थिएटर पर हम लोग को प्रशिक्षित किया। अब हमारे पास बादल सरकार का तीसरा रंगमंच, विजय सोनी और शशांक बहुगुणा का साइको फिजिकल थिएटर, ये दोनों सम्मिलित हो गया हमारे ट्रेनिंग प्रोसेस में। और हम लोगों ने बादल दा का स्पार्टकस नाटक, जो बादल दा थर्ड थिएटर के लिए ही उन्होंने लिखा था, सगीना मातो में तो उतनी बातें नहीं आ पाई थी जब वे शुरुआती दौर था। लेकिन स्पार्टकस नाटक पहला वो नाटक है जिसे बादल सरकार ने अपने थर्ड थिएटर के सारे वर्कशॉप में जितने अभ्यास होते हैं उसको सम्मिलित किया था। दोस्तों, बादल दा तो इसे अब तक विभिन्न बंद कमरों में करते थे, जिसे वे आंगन मंच कहते थे। कभी एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के ऊपर एक खुले हॉल में,
सिंधु भवन में। लेकिन उन्हीं दिनों एक घटना हुई कि सेलुलाइट करके एक ग्रुप था जो कर्जन पार्क में नाटक किया करता था। बादल दा उन नाटकों को देखने के लिए गए और उनको लगा कि मुझे भी अब इन बंद कमरों में जो मैं आंगन मंच करता हूँ, इस आंगन मंच से बाहर आकर के मुक्त नाटक कर्जन पार्क में करना चाहिए। और वे हर शनिवार को वहां पर कर्जन पार्क में करने लगे। कर्जन पार्क जो कलकत्ता में दोस्त लोग गए हैं, आप जानते हैं कि चारों ओर ऑफिसेज हैं, लोग आराम करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। और आपने जरा सा ताली बजा करके कर दिया तो 200-500 लोग तो कुछ ही क्षण में इकट्ठे हो जाएंगे। वहां पर एक घटना घटी थी और जब इमरजेंसी लागू हुआ तो इमरजेंसी के पहले हमारी सरकार इतनी भयभीत हो चुकी थी इस तरह के प्रतिरोध नाटकों से कि उन्होंने इसको बंद कर दिया। और बंद करने में वहां पर एक प्रतिरोध हुआ और उस प्रतिरोध में प्रबीर दत्ता की मृत्यु हुई। प्रबीर दत्ता की मृत्यु से वे सारे ग्रुप्स जो वहां पर खुले मंच में नाटक करते थे वे आक्रोशित हुए, उन्होंने रैलियां निकाली। और हम जानते हैं कि 1975-76 में जो इमरजेंसी लग गया था, लेकिन इमरजेंसी के बाद बादल सरकार सबसे पहले उसी जगह पे जाके उन्होंने जुलूस नाटक का मंचन किया। उसी कर्जन पार्क में जाकर के अपने साथियों को ले जाकर के जुलूस नाटक का मंचन किया। और जुलूस नाटक, साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग तरह तरह के जुलूस देखते हैं। आप अगर कभी भी कलकत्ते में 75-76 या 70 के दशक में गए हों तो आपने देखा होगा कि आए दिन कहीं जुलूस, तो कहीं हड़ताल, तो कहीं धर्मघट, रेल रोको आंदोलन, तरह तरह के जुलूस। बादल दा ने उन्हीं जुलूसों को आधार बना करके नाटक की रचना की, मिছিল, जिसका हिंदी में जुलूस अनुवाद प्रतिभा जी की बेटी ने किया है। जुलूस अब सिर्फ कलकत्ते शहर का जुलूस नहीं रह गया, वो सुदूर गांव गांव में भी होने लगा। कोई ऐसा निर्देशक उस समय नहीं था जिसने इमरजेंसी के बाद जुलूस नाटक न किया हो। मराठी में अमोल पालेकर ने इसके करीब 2-3 हजार शोज किए। M.K. रैना जी जब प्रोसिनियम नाटक करते करते पुनः एक बार खुले रंगमंच की ओर जाने का उनका मन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जुलूस नाटक को चुना और अपने साथियों और अपने नाट्य दल प्रयोग के माध्यम से उन्होंने जुलूस नाटक को दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में करना शुरू कर दिया। साथियों, हम लोग जानते हैं कि सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक लिखते थे, करते थे, लेकिन सफदर हाशमी ने भी बादल सरकार से ही तीसरे रंगमंच की कार्यशाला के बाद ही उनमें ये सब जागृत हुआ, क्योंकि वे सीपीआई के एक फुल टाइमर कॉमरेड थे। अब बादल दा को लगने लगा कि इस तीसरे रंगमंच को सिर्फ कोलकाता तक नहीं, कोलकाता के बाहर भी इसका प्रसार प्रसार करना चाहिए। और जुलूस नाटकों से ख्याति तो उन्हें मिली गई थी और वे निकल पड़े, आजमगढ़ जैसे छोटी जगहों पर आए, तमिलनाडु में गए और भी विभिन्न शहरों में गए और उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्योंकि मैं तो बादल दा से सन 1979 से जुड़ा था और उनके मृत्यु तक जुड़ा रहा, तो मैं जानता हूं कि बादल सरकार जैसा व्यक्ति अगर चाहता, जिन्हें पद्मश्री, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड सारे कुछ मिल चुके थे, जिन्होंने एवं इंद्रजीत, बाकी इतिहास, पगला घोड़ा जैसे नाटकों से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी, वे चाहते तो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वे दोस्तों
वो सेकंड क्लास ट्रेन में बैठ कर, प्रत्येक द्वितीय श्रेणी में बैठ करके सब जगह जाते थे। वो जैसा बोलते थे वैसे ही करते थे, वैसे ही रहते थे। ये नहीं कि वे बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। यही खास बात थी जिससे मैं उनसे 1979 और 80 में जो जुड़ा और उनके मृत्यु तक जुड़ता रहा। मेरे जीवन में अगर बादल सरकार नहीं आए होते तो शायद मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके कारण मुझे आजमगढ़ जैसे शहर में 1978 में जाने का मौका मिला। मेरे सामने दो चॉइस था जब मैं बैंक की नौकरी में 1978 में आया कि आप या तो नैनी इलाहाबाद जाइए या आजमगढ़ जाइए। तो नेहरू जी की पुस्तक, उनके ऑटोबायोग्राफी में मैं पढ़ चुका था कि नैनी जेल है। तो मैंने कहा नहीं, जेल तो नहीं, लेकिन मैं आजमगढ़ जैसी जगह जाऊंगा जहां राहुल सांस्कृत्यायन है, जहां हरिओत जी हैं, जहां कैफी आजमी हैं, शबाना आजमी जैसे अभिनेत्रियां हैं का जन्म हुआ है। तो कैफी आजमी जैसी जगह में मैं गया और मैं इस बात को डंके के साथ कहता हूं कि अगर मेरे जीवन में बादल सरकार नहीं आते तो आज मैं जहां पर हूं शायद मैं रंगकर्म ही नहीं कर पाता। क्योंकि आजमगढ़ जैसी छोटी जगहों पर और मैं दर्पण कानपुर में प्रोसिनियम रंगमंच करके आया था, जहां पर ज्यादातर गीत संगीत के नाटक होते थे, बड़े बड़े सेट लगते थे। पूरा प्रोसिनियम रंगमंच बहुत से लाइट में होता था। पीर गुलाम जैसे रंग निर्देशक, प्रकाश निर्देशक प्रकाश देते थे। और आजमगढ़ में फ्लड लाइट, वो भी शादी में जो फ्लड लाइट लगती वो, और कोई हॉल नहीं। तो अगर बादल दा ने 1980 में तीसरे रंगमंच पर हम लोगों को, हम जैसे युवाओं के जिनकी उम्र उस समय 20-22 साल थी, प्रशिक्षण न दिया होता तो आज मेरी संस्था समानांतर इंटीमेट थिएटर 42 वर्ष नहीं मना रही होती। 8 सितंबर 2020 को हम लोग 42 वर्ष मनाएंगे अपना। तो और सक्रियता किसी से कम नहीं और बिना किसी सरकारी सहायता के। बादल दा से एक बार मैंने पूछा था कि बादल दा क्या इस तरह के ग्रांट्स जो मिल रहे हैं या फोर्ड फाउंडेशन के लिए जो फॉर्म आया है या इंडिया फाउंडेशन का जो फॉर्म आया है, क्या हमें भरना चाहिए? तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि देखो अनिल, बिना राज्य सरकार के सहायता के बगैर भी नाटक किया जा सकता है। और अखबार में भी यही लाइन छपा था, शायद वो किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। तो ये मेरे लिए बहुत था कि बादल दा नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरह के सत्ता के अर्थ से जुड़े, नहीं तो आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि पैसा भी कुछ होता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उन दिनों आप लोग अगर जो जानते हैं कि ग्रुप थिएटर का बहुत बोलबाला था। और ग्रुप थिएटर में, जैसा हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि ग्रुप थिएटर में उन दिनों शाम को जो दफ्तरों में काम करते थे, वे मौज मस्ती के लिए, शाम को अपना वक्त बिताने के लिए ग्रुप थिएटर करते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं, मैं स्वयं बैंक में था। सुबह 7 बजे से पौने 7 बजे से पौने 10 बजे तक हमारी रिहर्सलें होती थी। 10 से 6 बजे तक की नौकरी करता था, फिर शाम को फिर रिहर्सल। सुबह तो ट्रेनिंग और शाम को रिहर्सल। या कोलकाता में भी मैंने देखा था, जो ग्रुप थिएटर होते थे, उन सारे ग्रुप थिएटर में, चाहे नांदिकार हो, हमारे उषा गांगुली जी का रंगकर्मी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, सारे ग्रुप में लोग दफ्तरों में काम करते थे और सुबह 7 बजे सबअर्ब से चलते थे। मेट्रो ट्रेन में, ट्रेनों में चलते थे, लोकल ट्रेन में चलते हुए मैं देखता था वो लोग स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए आते थे। आमने सामने की सीटों पर बैठ करके स्क्रिप्ट पढ़ते थे। ऑफिस 10 से 5 करते थे। 5 बजे के बाद वे ग्रुप में 5:30 पौने 6 तक पहुंचते थे और
9:30 पौने 10 तक रिहर्सल करके पुनः उन्हीं ट्रेनों द्वारा अपने गांव में पहुंचते थे। तो क्या वो लोग हंसी मजाक के लिए नाटक करते थे? नहीं, उनके तो नाटकों की रंग की यात्रा सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती थी और रात घर पहुंचने तक चलती थी और ऑफिस में भी चलता था। तो ये कहना कि वे सारे लोग जो दफ्तरों में काम करते थे, बैंक में काम करते थे, LICओं में काम करते थे, वे सिर्फ अपने हंसी मजाक के लिए नाटक नहीं कर रहे थे, नहीं तो ये ग्रुप थिएटर का आंदोलन ही कभी नहीं चला होता। तो ये गलतफहमियां हमारे बहुत साथी जो हमारे मित्र हैं वो कहते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वे सारे लोग फोर्ड फाउंडेशन और बहुत सारे इंडिया फाउंडेशन, बहुत सारे फाउंडेशन से पैसा लेकर काम कर रहे हैं। अगर उनको ग्रांट न मिली होती, सरकार ने उनको ग्रांट न दिया होता, तब वो करके थिएटर दिखाते तो मैं जान जाता। अगर मैंने बादल सरकार का तीसरा रंगमंच न किया होता तो शायद मुझे भी ग्रांट की तरफ ही जाना पड़ता, राज सत्ता की तरफ देखना पड़ता। और जब सत्ता आपको पैसा देगी तो वो आपसे अपने जैसा ही तो काम कराएगी, फिर आप अपने मन का काम कर पाएंगे। और हम देखते हैं किस तरह से नुक्कड़ नाटकों के पूरे आंदोलन को खत्म किया गया। 1983 में जब भारत भवन जैसे प्रतिष्ठान में संगीत नाटक एकेडमी और भारत भवन ने मिलकर नुक्कड़ रंग मेला किया था 15 दिन, और वहां पर जिस तरीके से प्रतिरोध के रंगमंच की सारी संस्थाओं को बुलाया गया था, जिसमें H कन्हई लाल से लेकर के हमारे गुरशरण सिंह तक थे, सफदर हाशमी से लेकर के छोटी छोटी वो सारे दल जो उन दिनों नुक्कड़ रंग मेला कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, उन सारे लोगों को बुलाया गया और सरकार ने सारों को इतनी सुविधाएं दे दी। और उन सुविधाओं पर आश्रित होकर के हम देखते हैं कि उसके बाद से हमारा नुक्कड़ नाटकों का प्रतिरोध की शक्ति खत्म हो गई। और उस प्रतिरोध की शक्ति को खत्म करने में बहुत हद तक वो जो नुक्कड़ रंग मेला 1983 में हुआ था, वो तो मुझे 2 साल पहले मालूम चला कि वो फंडेड बाय फोर्ड फाउंडेशन। MK रैना जी और इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह जी नहीं आए थे। उनका कहना था कि हमने संगीत नाटक एकेडमी के कोठारी साहब को, उस समय सचिव थे, मना किया था कि ये आप मत करिए, इससे तो हमारी प्रतिरोध की शक्ति खत्म हो जाएगी। और अंततः वही हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो हम सब लोग जानते हैं, किस तरीके से सरकार ने लोगों को, युवाओं को, यंग थिएटर्स लोगों को संगीत नाटक एकेडमी के माध्यम से ग्रांट देना शुरू किया। उसके बाद कितने तरह के ग्रांट चले, और आज जब हम कोरोना पीरियड में देख रहे हैं कि ये ग्रांट मिलने की अब कोई संभावना नहीं है, तो साथियों मैं आपसे कहता हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या हमारे जैसे किसी भी नाट्य दल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो सारे लोग छटपटा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे थिएटर होगा। इप्टा से निकलने के बाद बहुत से लोग फिल्मों में चले गए। उसमें हंगल साहब थे, थिएटर भी करते थे, फिल्म भी करते थे। उत्पल दत्त फिल्मों में चले गए। उन्होंने अपने थिएटर को पैसे की जरूरत होती है तो अपने खुद काम करके, उत्पल दत्त या ऐसे लोगों ने, हंगल साहब ने पैसे ला करके थिएटर किया, अपना कमा करके ग्रुप में पैसा दिया। बादल दा का कहना था कि अगर हमें प्रोसिनियम रंगमंच में धुआं ही दिखाना है, सेट ही दिखाना है, बादल ही उड़ते हुए दिखाना है, तो हम एक फिल्म क्यों ना बना लें। फिल्म अलग चीज होती है, थिएटर अलग चीज होती है। तो थिएटर को हमको फिल्मों से अलग करना पड़ेगा। कारण जी एक बहुत अच्छी बात करते थे कि फिल्म में आदमी अपने से बड़ा, टीवी में अपने से छोटा, और रंगमंच ही वो जगह है जहां वो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, वास्तविक दिखाई देता है। तो इन बड़े लोगों को सुनना, इनका सानिध्य
मुझे कारण जी का भी बहुत सानिध्य मिला दोस्तों। और कारण जी का अंतिम काम जो उन्होंने इलाहाबाद में किया था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से किया था, करीब 3 महीने की वर्कशॉप थी, उसमें मैं कैंप डायरेक्टर था। और मैं कारण जी के सत्ता का खेल जो मृक्ष कटिकम पर आधारित था, तो कारण जी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हमारे उन साथियों को, उन सारे निर्देशकों को जिन्होंने फोर्ड फाउंडेशन लेके काम किया, किसी ने नट पे काम किया, किन्होंने आदिवासियों पर काम किया, हबीब सनबीर ने अपने ग्रुप के जो शिक्षित नहीं थे उनको लेके हिरमा की अमर कहानी किया। ऐसे बहुत से साथी जिन्हें 10 लोगों को ग्रांट मिला था, वो तो एक सीमा में बंध गए। अगर हम बंसी कौल जी का काम देखते हैं नटों का, तो वो नट क्या है, वो शरीर से ही तो काम कर रहे हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइजेज तो सारे हैं। भले ही वो कॉस्ट्यूम पहन के कर रहे हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की प्रोसेस पूरी की पूरी मनुष्य के शरीर पर थी। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि तीसरा रंगमंच एक फॉर्म नहीं है, एक सिद्धांत है जिसमें आप प्रशिक्षित होते हैं और स्वयं को जानते हैं, स्वयं को खोजते हैं। बादल दा ने कभी मुझसे नहीं कहा कि मेरे नाटकों को करो। मैं हमारा परिवार भी, मेरा ससुराल भी कोलकाता में है, तो मैं साल में एक बार जरूर जाता हूँ। और मैं तो इतना मैं जानता हूँ कि कोलकाता के लोग उतना नहीं मिले होंगे बादल दा से जितना मैं बादल दा से मिला हूँ। ससुराल में सामान रखा, दोपहर का खाना खाया और तुरंत निकल जाते थे कि भाई से मिलने कोलकाता जा रहा हूँ। लेकिन मैं भाई से मिलने नहीं जाता था। भाई से मिलके क्या होगा, दो बात हो, कैसे हो, क्या है। मैं बादल दा के पास सीधे उनके 1A पियरी रो मकान में चला जाता था। दोस्तों एक गली है, उसका नाम है 1A पियरी रो। उनका एड्रेस होता था बादल सरकार 1A पियरी रो कोलकाता, और चिट्ठी पहुंच जाती थी। मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं कहता हूं कि उस 1A पियरी रो को उलट दीजिए, A1 पियरी रो, A1 पियरी रो। एक लाल रंग की बिल्डिंग होती थी, उसमें नीचे एक कमरा होता था 12 बाई 12 का। उसमें शाम को रिहर्सलें होती थी, जिसमें मैं देखता था कि 6 बजे उनके लोग ऑफिसों से आके हाथ मुंह धो करके थोड़ा सा, जिसमें हम लोग चरणामृत मिलता है ना हम लोग को, उस चरणामृत जैसी चाय को पी करके वो लोग रिहर्सल करते थे और छोटे छोटे सीन को करते थे। और उन सीनों को करने के बाद रविवार के दिन वो एक हॉल को किराए में लेते थे और सारे सीनों को असेंबल करते थे। ये सारा प्रोसेस मैंने देखा है। कार्जन पार्क में नाटक देखा है, स्पार्टकस नाटक मैंने कार्जन पार्क में देखा है। बादलदा को डर था कि ये स्पार्टकस नाटक तो मैंने आंगन मंच के लिए लिखा है, जो एक बंद कमरे में होगा, चारों ओर दर्शक बैठे होंगे, विभिन्न टापू बना करके उन्होंने अलग अलग स्टेजेस बनाई। अगर आप उन किताबों को थर्ड थिएटर में देखें तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन हिम्मत करके वो गए और कार्जन पार्क में किया, और उसका प्रभाव इतना पड़ा, 2-2.5 हजार लोगों ने देखा। काले रंग के हाफ पैंट में गुलाम थे, रोमन फुल पैंट और शर्ट में जो रोज पहनते थे वही रोमन थे। और वो जो पसीना लोगों का निकल रहा था, वो जो गिर रहे थे, और वो जो घास फूस और वो जो शरीर का रगड़ लग रहा था, उससे जो खून बह रहा था, उससे जो दृश्य बना अद्भुत। लोगों ने, बादल दा जिससे घबरा रहे थे, लोगों ने स्पार्टकस को हाथों हाथ लिया और उसका अधिक से अधिक मंचन हुआ। बादल दा ने भूमा नाटक की मैं खास तौर से बात करना चाहूंगा, क्योंकि भूमा नाटक आज के लिए इतना प्रासंगिक नाटक है, इतना प्रासंगिक नाटक है कि वो भूमा कौन है आप पढ़ेंगे तो वो सुंदरबन का भूमा है, जो गांव से शहर आता है और शहर में आकर के वो बाबू लोगों के लिए मकान बनाता है, बाबू लोगों के घर में काम करता है, उनकी औरतें बर्तन मांजती हैं, वे सारे लोग हैं। लेकिन हुआ क्या, आज जब कोरोना पीरियड में वो सारे भूमा जो अहमदाबाद गए थे, जो बड़े बड़े शहरों, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बंबई जैसे शहरों में गए थे,
एक स्वप्न लेके गए थे। पहले खुद गए, फिर अपनी बीवी को लेके गए, उसको भी एक सपना दिखाया, फिर बच्चे पैदा हुए। लौटे कैसे? पैदल 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 लौटे। भूमा में एक एक वाक्य है, एक कि भूमा बार बार कहता है, भात, आमी भात खाबो बाबू, আমাকে भात दाओ, मुझे भात खाना है, भात दो। एक दूसरा डायलॉग है, तुम कैसे भात खाओगे भूमा, अगर तुम भात खाओगे तो हमारे पुलाव का इंतजाम कैसे होगा। हमने एक अजीब तस्वीर बनाई है भूमा, 1 रुपए की तस्वीर, 2, 5, 10, 50, 100, 500 रुपए की तस्वीर। इन तस्वीरों से तुम्हारा खून खरीद लिया गया है। अगर तुम भात खाओगे तो हमारे पुलाव का इंतजाम कैसे होगा। आपने भी देखा कि कोरोना पीरियड काल में हमारे वे साथी, वो मजदूर साथी जो एक सपना लेके गए थे, लौटे कैसे, उनके बच्चे बीवियां लौटी कैसे। उन पर लेखकों ने कितनी कविताएं लिखी, पता नहीं कितने नाटक तैयार हुए होंगे। आज जब 25 मई को इप्टा के जन संस्कृति दिवस, 25 मई को इप्टा की स्थापना दिवस होता है, तो उस दिन प्रसन्ना को बोलने के लिए बोला गया। तो प्रसन्ना ने अपनी बात रखते हुए अंतिम बात कही कि इस कोरोना महामारी के बाद 4 नाटककार याद किए जाएंगे और वही रहेंगे। पहला हमारे हबीब तनवीर, जो गांव के उन मजदूरों को, उन खेतों मजदूरों के साथ काम करते थे जो अपढ़ थे, और उनको उनके साथ काम करते हुए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गए थे। वे सब अपढ़ थे, कितनी मेहनत करनी पड़ती रही होगी उनको, तब जाके चरणदास चोर बनता है। और उनका कहना था कि उनका नाटक सत्य का नाटक है। उनका नाटक सिखाता है कि हम सत्य के लिए जान भी दे देंगे। जिन्होंने चरणदास चोर देखा वो जानते हैं कि उसने 4 प्रॉमिसेस अपने गुरु से किया था, और वो सारे प्रलोभन उसको मिलते हैं। वो चाहता तो महारानी से शादी भी कर लेता, लेकिन वो कहता है कि नहीं, गुरुजी ने कहा है किसी रानी से शादी नहीं करना, सोने के थाली में नहीं बैठना, घोड़े पे नहीं बैठना, और सदा सच बोलना। और सदा सच बोलने की उसको सजा मिलती है, मौत हो जाती है। और अंतिम गाना है, एक चोर ने रंग जमाया, सच बोल के दुनिया में नाम कमाया, सच बोल के। तो इसलिए हबीब तनवीर याद किए जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा बादल सरकार याद किए जाएंगे, जो गांव गांव में गए, लोगों के पास गए, लोगों की बात किया और लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा। बादल ने कभी हम लोगों से नहीं कहा कि हमारा नाटक करो। हमने उनका केवल जुलूस, भूमा, स्पार्टकस और घेरा, कॉकेशियन चौक सर्किल किया। कॉकेशियन चौक सर्किल पे तो बहुत बात किया जा सकता है, स्पार्टकस, चारों नाटक पे बहुत बात कर सकते हैं। और इन 42 सालों में हमने दूसरे नाटक बहुत किए, संस्कृत नाटक किए, लेकिन सबको बादल सरकार के फॉर्म में लाकर एक्सप्लोर किया। उनका कहना था कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, खुद लिखो। और बादल ने हमारे लिखे हुए कई नाटक लिखा जिसमें चरित्र नहीं लिखे थे। आपने अगर बादल के नाटक पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोरस, ज्यादातर ये नाटक। और जबकि आप एवं इंद्रजीत में देखिए, अमल विमल कमल, एवं इंद्रजीत, मौसी, और लेखक, तो एक चरित्र होता था। तो हमने बादल से एक बार पूछा ये क्यों, बोले हमारे नाटक में कथ्य से, फॉर्म और कथ्य दोनों की लड़ाई बहुत चलती है कि फॉर्म आता है कि कथ्य। बादल कहना है कि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, हमें हीरो नहीं बनना है, हमें अपनी कथ्य पहुंचाना है। स्पार्टकस में भी गुलामों का कथ्य जाना चाहिए, तो ये कथ्य जाना चाहिए हमारा, लोगों तक हमारा मैसेज जाना चाहिए। किसी को ये याद ना रहे कि इसने बढ़िया अभिनय किया, एवं इंद्रजीत वाले ने, कमल ने अभिनय किया कि उसने ज्यादा अभिनय किया। तो इस तरह आपने देखा होगा उन दिनों के, अगर आप लोग उन दिनों के नाटक देखिए तो कितने नाटक जुलूस के बाद लिखे गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, इस समय फिर गायब हो गए, फिर नहीं है, इस समय नाटक नहीं हो रहे हैं। तो उनके अभी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा कि उस तरह के नाटक क्यों गायब हो गए हैं। तो बादल ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे नाटकों को हूबहू ऐसा ही कीजिए जैसा मैं करता हूं, आप अपने तरह से एक्सप्लोर कीजिए। और ये एक्सप्लोर करते करते ही प्रसन्न जैसा आदमी
समुदाय जैसा ग्रुप बनाता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु में समुदाय ग्रुप थे, इसलिए बहुत सारे ग्रुप हैं। अंत में वो कह रहे तीसरे जो व्यक्ति याद रखे जाएंगे वो हैं फिट्जबेनिविट्स। फिट्जबेनिविट्स क्यों याद रखे जाएंगे? उनका कहना है कि फिट्जबेनिविट्स भारत में ब्रेख्त को लेके आए थे। और चौथे व्यक्ति कौन याद किए जाएंगे? इब्राहिम अलकाजी, क्योंकि इब्राहिम अलकाजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते हुए फिट्जबेनिविट्स को लाए। तो हमारे देश में आप देखते होंगे कि ब्रेख्त जितना शायद जर्मन में नहीं प्रसिद्ध होंगे, उससे ज्यादा हमारे भारतवर्ष में खेले जाते हैं। और हमारे हबीब तनवीर तो पूरा ब्रेख्तियन स्टाइल में ही, उनके पूरा सारे नाटक आप देखिए, नाटक होते होते गीत शुरू हो जाएगा, नृत्य शुरू हो जाएगा, नाचा शुरू हो जाएगा। तो ये चार लोग याद क्यों किए जाएंगे? अब मेरे समझ में आ रहा है कि इस कोरोना पीरियड के बाद आर्थिक मंदी तो इतनी छाई हुई होगी, जिसका हम लोग देखना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद बचेगा क्या? मनुष्य का शरीर ही तो, और कलाकार तो कुछ करना चाहेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग भी उसको रखनी होगी, तो बादल दा का थिएटर ही तो काम आएगा ना। जी बिल्कुल दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इस विस्तार से बादल दा के साथ सानिध्य जो आपने काम किया है, उस पूरी यात्रा को आपने हमारे साथ साझा किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो भी छात्र और जो भी शोधार्थी हैं जुड़े हैं, उनके बहुत यह काम की बातें हुई। बिल्कुल दादा, मैं सहमत हूँ इस बात से कि इस कोरोना काल के बाद बादल दा का ही रंगमंच जो है वह प्रासंगिक बना रहेगा। साथ ही एवं इंद्रजीत जिस नाटक की आपने अभी चर्चा की हमारे साथ, वह नाटक सदैव हर समय प्रासंगिक है। वह युवाओं की समस्या, वह एवं जो है वह हम है। अमल कमल एवं इंद्रजीत, जो एवं के पहले का जो है वह हम है, और इंद्रजीत तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। तो यह समस्या हर युवा के साथ, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो अर्थ की समस्या है, सामाजिक स्थितियों की जो समस्या है, यह सदैव जुड़ी रहेगी। दादा, हम इस बात को बिल्कुल स्वीकारते हैं। साथ ही आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, जरूर मैं उसको एक बार दोहराना भी चाहूंगी, कि जैसे आपने कहा कि ब्रेख्त भारत में सबसे ज्यादा खेले गए या प्रस्तुत किए गए, तो हबीब तनवीर जी ही कहते हैं कि जो भी अपनी लोक कलाओं के साथ, लोक संस्कृति के साथ जो व्यक्ति जुड़कर काम करेगा, वह ब्रेख्त को काम करेगा। तो अपने आप में हमारी संस्कृति, हमारे लोक नृत्य, हमारे लोक नाट्य ही हमारी धरोहर है, जिन पे हम नूतन कह सकते हैं कि नूतन प्रयोग कर सकते हैं इन संस्कृतियों को लेकर। सुरभि, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बादल दा से मैं अक्सर कहता था कि बादल दा, आपको एवं इंद्रजीत पे नोबेल प्राइज मिलेगा। तो उन्होंने कहा मेरे जीते जी तो नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन बादल दा आपको नोबेल प्राइज एवं इंद्रजीत पे ही मिलेगा। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम सब देखेंगे एवं इंद्रजीत को नोबेल प्राइज मिलेगा। जी सर, इस आशा के साथ कि मिलना ही चाहिए। भारत एवं इंद्रजीत एक ऐसा नाटक है जो भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुदित हुए, और लगभग कई भाषाओं में लोगों ने इसे प्रस्तुत किया। तो दादा, चूंकि हमारे प्रश्न हैं, हमारे छात्रों के प्रश्न हैं कुछ, तो उन्हें हम रखेंगे। और इसकी शुरुआत मैं चाहूंगी कि जॉय से करें। जॉय, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी दादा, प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम जॉय, कैसे हो? ठीक हो? बस आपका आशीर्वाद है दादा। तो बादल सृजन आप आ गए, मतलब हम लोग कई बादल सृजन उत्सव में आए थे इलाहाबाद, सारी चीजें याद आने लगी। जी 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 जी, जी आपका आशीर्वाद था, हम लोग आए थे। जी ने बहुत अच्छा काम मतलब किया भी। और हम लोग अभी जो आप बता रहे थे वो पैरी 2 की बात एकदम आंखों के सामने थी। और कैसे उनका कमरा होता था, और कैसे वो अभी लास्ट में तो वो 3rd फ्लोर में रहते थे अपने छोटे वाले कमरे में, जी जी, जहाँ पे मैं भी गया था। देखने का कमरा पुरानो कासुंदी। जी 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 जी, प्रोबाचर हिजी पुरानो कासुंदी वो लास्ट में लिख रहे थे, जिसका अनुवाद भी शायद गौतम सर पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने वो रंग प्रसंग में दिया था, हम लोग ने वहीं पे पढ़ा थोड़ा सा हिंदी में। हिजी बिजी का तो अग्रवाल जी ने किया है, हिजी बिजी का। जी जी
जी, पुरानो कासुंदी का बादल सर, मतलब गौतम सर कर रहे थे। जी जी और जी आप लोग तो फिर बनारस में भी कई नुक्कड़ नाटक साथ किए हैं। जी 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 उसका भी वो लंबा इतिहास है, उस पर भी बात होगी। तो जी सर मेरा ये प्रश्न है कि बादलदा इतने समृद्ध एक सिद्धांत जो आपने बताया कि 38 एक जी सिद्धांत है, वो जी जी हमारे जी सामने रखा, जी। तो फिर उनके चले जाने के बाद धीरे धीरे कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया, जिसमें से आप हैं हमारे बीच में। ऐसा क्यों हुआ? देखो जो ऐसा नहीं है। जिन ग्रुपों के साथ बादल दा ने तीसरे रंगमंच पर कार्यशाला की थी, वे सारे लोग कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ लोग उस तरह नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1983 में जो भारत भवन में नुक्कड़ रंग मेला हुआ था, उसके पहले पूरे भारतवर्ष में, खास करके बिहार में हम देखते हैं कि प्रतिरोध के रंगमंच के लिए नुक्कड़ नाटक बहुत सशक्त तरीके से आए और बहुत लोगों ने बादल दा की तरह लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन 1983 के इस नुक्कड़ रंग मेला के बाद जब सरकार को लगने लगा, सत्ता को लगने लगा कि इन प्रतिरोध के शक्ति के लोगों को जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, इनको अगर थोड़े से पैसे दे दिए जाएं तो ये धीरे धीरे प्रतिरोध की शक्ति को खत्म करके नुक्कड़ नाटकों से अलग हटके हमारे लिए काम करना शुरू कर देंगे। और वही हुआ। पहले शिक्षा के माध्यम से आए, जन विज्ञान जत्था के माध्यम से आए, जन विज्ञान, तब ग्रुप में ये उन सारे प्रतिरोध की नुक्कड़ रंग मेला से जो ग्रुप गए थे, उन सारे लोगों को संपर्क किया गया और उनको एनजीओ बना दिया गया एक तरीके से। और आपस में ग्रुप टूटे भी। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं, और एक एक प्रदर्शन का 5-5 हजार रुपया दिया जाने लगा, और एक दिन में 3-3 प्रदर्शन और 100-100 शो लोगों को दिए जाने लगे, कई कई स्टेट दिए जाने लगे। तो युवाओं को लोग रोक नहीं पाए, क्योंकि वो सारे दल युवाओं के ही थे। 76 से 78 में जिस समय हम लोग 20-22 की उम्र के थे, पूरे भारतवर्ष में सभी वो रंगदल जो इमरजेंसी के बाद बने, उनके सबकी उम्र 20-22-25 साल ही होती थी, और वही इस तरह के प्रतिरोध का रंगमंच कर रहे थे। तो सत्ता की तरफ से कई तरह के प्रलोभन दिए जाने लगे, और उसमें ग्रुप टूटने लगे। टूटते टूटते वही लोग बच गए जो बादल दा के अनुयायी ही नहीं कहेंगे, उनके काम को एक्सप्लोर कर रहे थे। उनमें शायद मैं भी एक हूँ, और भी बहुत लोग तमिलनाडु में हैं, उड़ीसा में सुबोध पटनायक हैं, कोलकाता में प्रवीर गुहा हैं, आयना ग्रुप है, बहुत से ग्रुप हैं अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, हाँ दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। जो दिखेगा उसी की समीक्षा होती है, और इस तरह के रंगकर्म को हमारे समीक्षक लोग भी समीक्षाओं में आप देख लीजिए, पिछले 20 साल के समीक्षाओं को उठा के देख लीजिए कि सारे के सारे प्रोसिनियम रंगमंच के लोगों को ही दिया गया, जिसमें भारत रंग महोत्सव क्या है, मैं तो उसकी कमेटी का सदस्य भी रह चुका हूँ। सारे प्रोसिनियम नाटक, हाँ 2-4 नाटक उनके बीच में, जिसमें प्रवीर गुहा जी ने भी किया है, 2-4 नाटक हैं, लेकिन बाकी तो प्रोसिनियम। तो मुझे लगता है कि दिल्ली तय करती है। एक समय आपने देखा होगा जो संगीत नाटक एकेडमी ने यंग डायरेक्टर्स स्कीम चलाई थी, उसमें क्या था कि आप लोक से जुड़िए, आप अपने यहाँ के लोक फॉर्म को लेकर के आइए, चाहे पुराने नाटकों को ही लोक में ढाल के आइए। तो सब कुछ तो दिल्ली तय करती है ना। अब दिल्ली अगर कल से ये तय कर दे कोरोना के बाद क्या पूरे भारतवर्ष में नुक्कड़ नाटक होंगे, बादल सरकार का तीसरा रंगमंच होगा, तो देखिए पूरे भारतवर्ष में होगा, क्योंकि उसके लिए ग्रांट मिल रही है। तो यही कारण है, सिर्फ सिर्फ ग्रांट। धन्यवाद जी दादा, दादा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई। और रंगकर्म के लिए ग्रांट के पीछे भागने से ही अपना रंगकर्म जो है कुंद हो जाएगा, ये हमें समझना होगा। आप अगर उन संस्थानों में जाएं जहां से ग्रांट दिया जाता है, तो उनका खुद कहना है कि जो लोग काम करते हैं उनकी एप्लीकेशनें नहीं आती हैं, और जो काम नहीं करते हैं या साल भर केवल फाइल बनाने में लगते हैं और इन संस्थानों के चक्कर लगाते हैं, तो अगर संस्थानों के चक्कर लगाते रहोगे तो साल में एक नाटक के लिए मिलेगा ना,
तो आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे उस नाटक के बारे में सोचेंगे, कैसे सिद्धांत बनाएंगे, और सिद्धांत भी नहीं बन पाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी भी इसमें बहुत दोषी हैं, और हमारे नाट्य विद्यालय भी हैं जिसमें इतने खर्चीले नाटक होते हैं। अभी मैं तो तीनों जगहों पे पढ़ाने जाता हूँ, और अगर एक नाटक 50-50 लाख रुपए का होगा, 1-1 करोड़ का होगा, और 7 करोड़ तक के नाटक हुए हैं, 7 करोड़ का अगर नाटक होगा तो हमारे वरिष्ठों लोगों ने ही तो किया है। हम फिल्म थोड़ी बना रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं। तो रंगमंच को तो बादल सरकार जैसे कहते थे, कम खर्चीला का हो, पोर्टेबल हो, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, और कम से कम खर्चे में हो, तो उसमें करें, और उसके जो पैसे बचते हैं हमारे एक्टरों को दीजिए। लेकिन हम तो सारा धुआं में ही, आजकल आप देख रहे होंगे 10 साल से एलईडी लाइट और धुआं, जरूरत है नहीं है ये सारे नाटकों में, क्योंकि पैसा मिल रहा है। 5 लाख का हम कहाँ से खर्चा दिखाएंगे अगर हम इस तरह के आडंबरों को, बड़े बड़े महंगे सेट नहीं लगाएंगे। हमारा तो कहना है कि अगर आपको मिलता है, पैसा भी जरूरत होता है, मिलता है, कोई बात नहीं, लेना चाहिए, राजाश्रय लेना चाहिए। पहले राजा लोग देते थे, पहले राजा लोग ऐसी कलाओं को प्रश्रय देते थे, लेकिन राजा व्यक्तिगत होता था, सत्ता नहीं होती थी, राजा होता था। अब सत्ता होता है, और सत्ता अपने लिए कराती है हमेशा, इसीलिए जी दादा। नहीं हुआ है। जी मेरा भी एक प्रश्न इसी में था, जो कि जब हम चर्चा कर रहे थे, आपने जब ब्रेख्त की बात की, तो तभी आ गया था मन में, मैं पूछ लेना चाहूंगी। दादा, आपने घेरा नाटक किया है, जो हाँ बादल सरकार ने उसे अनुवाद किया है, जी जी ककेक्सन जी चाक सर्किल खड़िया के घेरा को। तो जी जी आप उस नाटक को जब प्रस्तुत कर रहे थे, तो आपने क्या अलगाववादी अभिनय पक्ष को रखा था, या यथार्थवादी पक्ष को रखा था, या घेरा नाटक को करते समय आपकी जो पूरी प्रक्रिया थी, या किस तरह से आप किन किन चरणों से गुजरे, मैं जरूर जानना चाहूंगी कम शब्दों में। बादल दा जब आजमगढ़ आए थे, उसके बाद हम लोगों ने एक फेस्टिवल किया था, टूवर्ड्स द इंटरेक्शन फेस्टिवल। और ये टूवर्ड्स द इंटरेक्शन फेस्टिवल संस्पर्श से जीवंत प्रवाह नाट्य समारोह, जिसमें बादल सरकार को केंद्र में रख के किया था। बादल दा अपनी 2 प्रस्तुतियों को लेके आए थे, प्रवीर दा अपनी प्रस्तुतियों को लेके आए थे, शशांक बगुणा ने बाकी इतिहास साइकोफिजिकल थिएटर में किया था, मैंने भोमा और स्पार्टकस किया था। उन्हीं दिनों बादल दा से ब्रेख्त के बारे में और कौशिन चौक सर्किल गोंडी के बारे में सुनते थे। तो मैं जब कलकत्ता गया तो उन्होंने कहा प्रतिभा जी ने इसको अनुवाद किया है। मैं सुबह सुबह प्रतिभा जी के घर पे पहुंच गया, और प्रतिभा जी एक भद्र महिला, जिन्होंने बादल दा के करीब करीब सभी नाटकों का, थर्ड थिएटर के छोड़ करके सभी नाटकों का उन्होंने भारतीय भाषा हिंदी में अनुवाद किया है, उनसे मिला। उन्होंने सहर्ष मुझे घेरा नाटक करने के लिए दिया, तीसरी कॉपी। मैं उसे लेके आजमगढ़ गया, उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर होने की बात थी, और उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल कल्चरल कमेटी ने मुझे एक पत्र भेजा, क्या आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एक नाटकाशाला करना चाहेंगे, अंधों को क्या चाहिए 2 आंखें। मैं तुरंत हाँ करके चला आया, और मैंने इस नाटक को पूरी ट्रेनिंग थर्ड थिएटर के हिसाब से 1 महीना सुबह से शाम तक रह के की, और इलाहाबाद के सिनेट हॉल में आंगिक अभिनय, पूरा आंगिक अभिनय, शरीर के माध्यम से ही ब्रिज बनना, पेड़ बनना, गुफा बनना, जितने दृश्य थे, माने जो दृश्य आप प्रोसिनियम में मंच लगा के करते हैं, फिल्मों में आप सेट लगा के करते हैं, या उन लोकेल्स पे जाते हैं, वो सारे दृश्य, अगर वो गुफा में छुप रही तो गुफा, अगर झोपड़ी बन रही तो झोपड़ी, दरवाजे में घुस रही तो दरवाजा, सारा मनुष्य के द्वारा। सबसे जो बढ़िया दृश्य है वो है कि पुल बनना, वो सारे 16 कलाकार आकर के ब्रिज बन जाते हैं, और उस ब्रिज के ऊपर से जब सोमा पार करती है, हीरोइन पार करती है, वो ब्रिज टूट जाता है, और वो जो बच्चे की तलाश में जो सैनिक लोग जाते हैं वो वापस लौट आते हैं। अद्भुत दृश्य था। फिर वो बच्चे को बचाती हुई कभी पेड़ की आड़ में, कभी गुफा में, और कभी
पानी में, कभी खेत में, सारे लोग बैठ के खेत के दृश्य हाथों से बना रहे हैं। ये पूरा पूरा फिजिकल में ही किया था और पूरा अंतरंग शैली में ही किया था, पूरा पूरा। जी। जी और सर, बहुत धन्यवाद सर। 3 शो हुए थे और लोग तो तीनों दिन देखने आए थे। और उसमें एक खास बात और आज बता दूं कि इस एक शो में लाइट चली गई थी और सीनेट हॉल, अगर किसी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखा, वहां से कटरा कम से कम नहीं तो 7 मिनट लगेगा। वहां से जब तक मोमबत्ती आई तब तक नाटक चल रहा था और तब तक मैं बादल दा का वो नई घटना सुना था। उसके बाद बादल ने बताया और लोग कम से कम 2000 लोग देख रहे थे, पिन ऑफ साइलेंस। और जब नाटक खत्म हो गया फिर हम लोगों ने बात किया तो किसी को नहीं लगा कि लाइट चली गई थी, उनको लगा ये भी एक नाटक का अंग था। तो ये शक्ति होती है इंटीमेट थिएटर की, की। जी बिल्कुल बिल्कुल दादा, जो सिर्फ सब्जेक्ट को देखती है, ना सिर्फ बाहरी सजावट को। बिल्कुल जी दादा। जी इसी इसी क्रम में हम चाहेंगे, हमारे बीच विष्णु हैं जिनका शोध, जो एमफिल के शोधार्थी हैं, उनका अच्छा, विषय ही है बादल बादल सर। सरकार, प्रवीर गुहा और अंकुर जी, देवेंद्र राज अरे अंकुर जी के जी 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 नाटकों पे ही उनका काम है। तो मैं चाहूंगी कि विष्णु आप अपना प्रश्न रखिए। जी जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विष्णु जी, नमस्कार। सर मेरा अभी सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि तीसरा रंगमंच जो है ये एक प्रयोग नहीं, एक सिद्धांत है, हमें जी इसको जी सिद्धांत की तरह लेना चाहिए। जी तो जी सर जब जी हम भारतीय रंगमंच के सिद्धांत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो रंगमंच के विकास को देखें तो भरत मुनि जी के बाद सीधा जो है तीसरे रंगमंच का ही सिद्धांत हमको पढ़ने को मिलता है, ये दिखता है। तो सर जी जी क्या जी। भरत मुनि के बाद हमारे भारतीय रंगमंच में कोई प्रयोग नहीं हुआ, या हुआ तो उसको कोई सिद्धांत रूप नहीं मिला, या फिर ये जोखिम बाल सरकार जी ने ही उठाया? देखिए, जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, और आप देखें चाहे शेखनर हो, फिट्जजेनिबिट्स हो, पीटर ब्रुक हो, इन सारे लोगों का ये कहना है कि आपके देश में इतना बड़ी एक नाट्यशास्त्र है, उसी से तो हम लोगों ने लिया है ना। तो इस नाट्यशास्त्र में ही रसों की बात है ना। इस नाट्य शास्त्र से ही तो सब लोगों ने लेकर के सिद्धांत बनाए हैं। लेकिन दूसरा, ये तो हमारे जो लोक नाट्य होता है, लोक नाट्य में भी देखिए ना आप क्या है। लोक नाट्य भी तो गांव गांव में जो गीतों के माध्यम से या अपने नाटकों के माध्यम से जो नाटक होते थे, वो सब भी तो उसी तरीके से हैं। फिर ब्रेक हमारे देश में आए, जिसे कि हबीब तनवीर ने इतना कुछ किया। तो हबीब तनवीर ने अपना भले ही कोई सिद्धांत न बनाया हो, लेकिन उन्होंने उन सारे खेत के मजदूरों को लेके जिनमें प्रतिभा थी, उन सारे अभिनेताओं को, जो नाचा के अभिनेता थे, उन सबको लेके ब्रेक्टियन स्टाइल में, क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आए थे, ब्रेक्ट की शैली में उन्होंने अपने सारे नाटक किए। आप ये सच कह रहे हैं कि उसके बाद कोई सिद्धांत नहीं बना। बादल सरकार को जब तीसरा रंगमंच बादल सरकार लेके आए तो कितना विरोध सहना पड़ा, और जितना लोग विरोध करते थे वो उतना वो मजबूत होते जाते थे, मैंने देखा है। आपका शोध बादल सरकार, प्रवीर गुहा और अंकुर जी पे है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अंकुर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे। लेकिन हम उनको कहते हैं कि आपका रंगमंच फोर्थ रंगमंच है, जिसमें बादल सरकार के रंगमंच का ही विस्तार है। क्योंकि जब संभव ग्रुप अंकुर जी ने बनाया, उसमें सारे लोगों ने मिलके बनाया, तो उसमें बादल सरकार वर्कशॉप करने गए थे। और उस वर्कशॉप के बाद, या अंकुर जी उसके पहले ही कहानियों के रंगमंच पे आ चुके थे। आज उनके कहानियों के रंगमंच को देखिए, कभी कभी 3 अभिनेता, कभी 4 अभिनेता, और उन्होंने एक कहानी को हूबहू जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही मंचन करते हैं। उसमें 4-5 अभिनेताएं होते हैं और उनके कोई कॉस्ट्यूम, वही कॉस्ट्यूम, छोटे से कॉस्ट्यूम, कम से कम लागत में। कभी कभी देखेंगे एक कुर्सी, एक टेबल, और टेबल भी शायद नहीं लेते हैं, वो भी शरीर के माध्यम से ही काम करते हैं। तो अंकुर जी के रंगमंच को मैंने चौथा रंगमंच का दर्जा दिया है। जी विष्णु जी, हेलो।
हाँ, एक मिनट दादा, हेलो। उनका। हाँ विष्णु, जी बताइए। जी जी सर। जी सर, इसी क्रम में मेरा एक सवाल हाँ आपसे। जी। जैसे आवाज 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 साफ नहीं आ रही है विष्णु आपकी। आवाज कट रही है जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो। जी जी हाँ। जी सर, अभी मेरा प्रश्न था कि भारतीय रंगमंच में तीसरे रंगमंच की उपयोगिता क्या है। तो सर, आपका लेक्चर सुन के तो मुझे समझ में आ गया है इसकी उपयोगिता। जी जी लेकिन जी सर, जी। भारतीय रंगमंच के विकास में तीसरे रंगमंच का भविष्य में क्या योगदान रह सकता है आपकी दृष्टि में? आप कोरोना कोरोना महामारी के बाद आप देखेंगे तीसरा रंगमंच ही पूरे देश में होगा। ये मैं नहीं, ये प्रसन्ना जी ने 25 मई को अपने लाइव कार्यक्रम में कहा है कि भारतवर्ष में कोरोना के बाद याद रखे जाएंगे तो हबीब तनवीर याद रखे जाएंगे, ब्रेक्स याद रखे जाएंगे, बादल सरकार याद रखे जाएंगे और उनका सिद्धांत याद रखा जाएगा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग एकल नाटक दोकल नाटक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कोरोना के बाद बादल सरकार का ही रंगमंच चलेगा। जी सर। जी जी सर, हमारे लेक्चर में मानविक की जो एक किताब निकाली है। जी 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 जी। हेलो। हाँ बोलिए। तो उनकी, जी सर, उनकी डिटेल है तो सर मेरा उनसे भी क्योंकि वो किताब प्रवीर गुहा के वैकल्पिक रंग प्रोजेक्ट पर निकली है। तो सर, उन सर से मेरा सवाल है कि वो प्रवीर गुहा और बादल सरकार में क्या अंतर देखते हैं उनके रंगमंच को लेकर। देखिए अगर हम उसका बादल, सुन पा रहे हैं। देखिए हमने तो बादल सरकार के साथ 7-7 दिन के 3 वर्कशॉप किए हैं। 7-7 दिन के 3 वर्कशॉप। सर, अनिल रंजन सर, जो यह जो प्रश्न है यह आपसे तो था ही, साथ में विष्णु का जो प्रश्न है, ये मुझे मैसेज भी इन्होंने किया है। मानविक के जो अध्यक्ष जुड़े हुए हैं श्री हाँ राम जी सिंह यादव, तो जी वो जी चाहते हैं कि उन्होंने किताब निकाली है प्रवीर गुहा जी के रंगमंच जी पर, तो वो भी अगर इस बारे में अपना मत रखें तो। जी मैं रखता हूँ ये विष्णु। आवाज। जी सर। जी जी सर, बताइए। आपने 7-7 दिन देखिए का रंगमंच किया। आपकी आवाज बंद कीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ। हाँ। आ, हमारे प्रवीर गुहा जी से मेरा परिचय इसी नुक्कड़ रंग मेला 1983 में भारत भवन में ही हुआ था। और मैं उनके काम को देख के इतना प्रभावित हुआ था कि मैं उन्हें वहां से सीधे अपने साथ लखनऊ ले आया और लखनऊ में उन्होंने समुद्र स्थिर नाटक किया था। वो देख के मुझे लगने लगा था कि जरूर ये बादल सरकार के आसपास या बादल सरकार से प्रशिक्षित हैं। बाद में मालूम चला कि वे बादलदा के ग्रुप में कुछ दिनों तक थे, 3 महीना। तो मैं हमेशा प्रवीर दा से कहता हूं कि आप तो 3 महीने थे और कोलकाता में रहते हैं, मैंने तो 7-7 दिन की 3 वर्कशॉप की हैं और हर साल बादलदा से मिलते थे, उनका काम देखते थे। अगर मैं इतना एक्सप्लोर कर रहा हूं तो बादलदा का काम का प्रभाव और उनको एक्सप्लोर हमारे प्रवीर गुहा जी ने किया। प्रवीर गुहा जी का सौभाग्य था कि उन्हें फोर्ड फाउंडेशन मिला। उनका सौभाग्य था कि वे मैक्स मुलर भवन की ओर से पोलैंड गए। उनका सौभाग्य था कि पोलैंड से निर्देशक आए और उनके खड़दा जैसी जगह में वर्कशॉप किया। तो बादलदा का तो प्रभाव था ही था, साथ में वो और चीजों को इनकॉर्पोरेट करते चले गए और उसमें वो कथकली भी ले आते हैं, कहीं कहीं डांस फॉर्म को भी ले आते हैं, संगीत को भी ले आते हैं। और अंत में जो अभी मैंने उनका तीसरा एक नाटक देखा, तितास एक नदी का नाम, तो पूरा प्रोसीनियम प्ले है। प्रोसीन, लाइट, माइक, म्यूजिक और आंगिक अभिनय पूरा का पूरा था। तो बादलदा तो अपने सिद्धांतों पे रहे, प्रवीर दा चीजों को इनकॉर्पोरेट करते रहे, एक्सप्लोर करते रहे। और जब जो फॉर्म उनको लगा कि अपनी बात को कहने के लिए यहाँ कथकली डाला जा सकता है या छऊ डाला जा सकता है, तो उन्होंने म्यूजिक का भी बहुत इस्तेमाल किया, लाइट का भी बहुत इस्तेमाल किया है। तो जी वो दादा। तो कर ही रहे।
जी दादा, मुझे लगता है विष्णु ने जो मुझे मैसेज किया है, मानविक के अध्यक्ष इसमें जुड़े हुए हैं, उनसे जी उसका जी। प्रश्न है कि जो किताब उन्होंने निकाली है उस पे वो अपनी प्रतिक्रिया दे कि बादल सरकार और प्रवीर गुहा का जो मूल अंतर है वो किस तरह देखते हैं। वो तो अभी किताब मेरे सामने नहीं है। नहीं सर, आपसे ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मानविक के अध्यक्ष जी से हैं, जुड़े हाँ हुए हैं हाँ वो हाँ, हमारे साथ। चलो हमारे जी साथ जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, जी, बोलो बोलो। नमस्ते जी, नमस्ते। आप राम। अपना हाँ, माइक को अनम्यूट कीजिए सर। स्क्रीन पे टच कीजिए, एक माइक का सिंबल आएगा, उसको, या लैपटॉप से है तो लैपटॉप में एक बार माउस को आप कीजिए। जी, उसमें लाल रंग का जो माइक बना है उसको क्लिक कीजिए। हाँ हुआ। नहीं, हेलो, आपकी आवाज, जी हाँ हाँ जी सर, बताइए आ बताइए। रही है? जी ठीक। हाँ, राम जी बोलो बोलो। अनिल दा नमस्ते नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। दादा। बहुत देर से मैं सुन रहा था, थोड़ा अच्छा देर से अच्छा। मैं जुड़ पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे आपके बहुमूल्य बातों से मैं वंचित हुआ। जम काफी रहे हो देर से मैं आपसे जुड़ा दादा, लेकिन जम बहुत रहे हो अच्छा लग तुम्हारी रहा है। इतनी उम्र हो गई है, तुम जब जुड़े थे 20-22 साल के थे मेरे साथ, जी लेकिन आज भी जी। वैसे ही लग रहे हैं। यही अरे फिजिकल थिएटर का ही कमाल है। हाँ हाँ, ये इतनी ये उम्र के सब बाद भी थिएटर का वैसे ही जो ही। हाँ हाँ हाँ, आपका आशीर्वाद का मामला है। जी जी तो बहुत अच्छा लग रहा है दादा, काफी विस्तार से जी आपने रखा बादल दा के संस्मरण को। जी जो जी। बात विष्णु ने उठाया, और पहले जो बातें हुई थी, खास करके वैकल्पिक रंगमंच को लेकर के प्रवीर गुहा के संदर्भ में, जो पहले इनका वेबिनार जो हुआ था, उसमें भी कुछ हम्म। हिस्सा ही मैं सुन पाया था। और हम्म। आज फिर वो सवाल आ गया। प्रवीर गुहा पे हम लोग काम किए, हालांकि बहुत दिन प्रवीर गुहा के साथ भी काम किए और उनसे बहुत कुछ सीखे। मैं हम्म। फिर कह दूं कि अनिल दा मेरे बहुत ही तकनीकी रूप से एकदम प्राथमिक थिएटर का जो एबीसीडी होता है वो मुझे सिखाए हैं, उंगली पकड़ करके और डांट के प्यार से, इलाहाबाद में। तो वो दिन बहुत ही रोमांचित करता है। उसके बाद मैं आया बंगाल, तो फिर प्रवीर गुहा से, खैर मैं मूल विषय पे आना चाहता हूँ कि जो वैकल्पिक रंगमंच को पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि है क्या। हालांकि कई बातें उठी हैं दादा, आपने भी बताया, प्रवीर गुहा भी उस दिन बताए थे, कई प्रश्न भी आया था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत साफ रूप से, स्पष्ट रूप से वैकल्पिक रंगमंच क्या है, इसकी परंपरा क्या है भारत में, इसे समझने की जरूरत है। आज वो ऐसा समय नहीं है, बहुत कम समय में ही हम रखेंगे बातों को प्रवीर गुहा के संदर्भ में। लेकिन ये बात जरूर हमारे दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जैसे सवाल आया विष्णु जी का या और किसी साथी का आ रहा था कि नाट्य शास्त्र के बाद क्या सीधा थर्ड थिएटर है सिद्धांत के रूप में। यह बहुत ही अहम सवाल है। और मैं ये कहूंगा कि नाट्य शास्त्र पहले तो पहला नहीं है, नाट्य शास्त्र से भी पहले रंग परंपरा थी, नाट्य शास्त्र के बाद भी रंग परंपरा थी, सिद्धांत थे, और उसके क्रम में थर्ड थिएटर जरूर आया, ब्रेक्ट आए या और लोग आए। तो लेकिन इसे अब मैं एक सूत्रवत बात कह दिया, आज उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा मन है कि कभी बैठे हम लोग तो इसके विस्तार में जाना चाहिए। वैकल्पिकता क्या है? देखिए, अपने आप में संस्कृत रंगमंच, विशेष करके नाट्य शास्त्र से जो बनी हुई चीजें हैं, वह मूल स्ट्रीम या कहिए क्लासिकल जो कहिए, कहीं ना कहीं एक पावर देखिए के राम जी, इसमें मैं थोड़ा रुकता हूँ। जैसे जी मार्क्स को सभी ने लिया है, सीपीआई ने भी लिया, सीपीआईएम ने भी लिया है। ना, मार्क्स मार्क्स को की यहाँ बात नहीं दादा, कार्ल मार्क्स हम अलग 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 लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। जी उसी तरीके से उस अल्टरनेटिव थिएटर को भी लेकर के अलग हाँ अलग तरीके से हाँ हाँ एक्सप्लोर किया लोग। जी 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 जी। तो यह हमेशा से एक वैकल्पिक परंपरा रही है, जो जी। मुख्य धारा रही है थिएटर की। ठीक है, नाट्य शास्त्र या संस्कृत रंगमंच एक मुख्य धारा जरूर रही है, एक तो लेकिन आधार उसी तो में आप लेना ही लोग देखिए पड़ेगा। मृच्छकटिकम को देखिए, वो नाट्य शास्त्र के पूरे सिस्टम को नहीं मानते। मृच्छकटिकम जो है नहीं, वो उस तरह से नहीं है। या आप भास को देखिए,
खैर मैं उतना पहले बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा सूत्रवत बात यही है कि जो मुख्य धारा रही है थिएटर की, रंगमंच की, प्रोसेनियम जिसको कह रहे हैं, उसके समानांतर या उससे पहले से भी एक वैकल्पिक धारा रही है जिसे हमें समझना पड़ेगा, उसकी छानबीन करना पड़ेगा। तमाम लोग, तमाम नाट्य चिंतक, रिसर्च स्कॉलर इधर काफी काम किए हैं और उस धारा को रेखांकित किए हैं, चिन्हित किए हैं कि देखिए मुख्य जो हम धारा रही है नाट्यशास्त्र की या संस्कृत की, वही नहीं, उसके समानांतर या उससे पहले से भी कुछ थी, थिएटर की कोई और धारा थी। खैर प्रवीर गुहा पे मैं आता हूँ कि उसी जो दूसरी जो समानांतर जो धारा है, उसी में प्रवीर गुहा है, उसी में बादल सरकार हैं, या ब्रेख्त भी कहिए हैं, अनिल दा हैं, इस तरह के लोग हैं जो उस वैकल्पिक रंगमंच में लगे हैं। अब वैकल्पिकों में जो डिफरेंसेस हैं, वही जो डिफरेंस है वह बादल सरकार और प्रवीर गुहा में मतलब अल्टरनेटिव जो थिएटर है, वो जो डिफरेंस दूसरी नहीं होगा। धारा का रंगमंच है। जी जरा बोलिए, वो जरा कुछ बोल। डिफरेंसेस नहीं होंगे तो फिर कार्बन बिल्कुल, कॉपी हो जाएगा ना। हाँ हमको रहना चाहिए, करना है, हाँ एक्सप्लोर करना वह है। कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। तो आम आम कितने तरह के होते हैं? सही- कैंचा आम, कुछ और, लेकिन कहते तो लोग आम ही खा रहे हैं, है ना। हाँ, तो उसी तरह से वैकल्पिक थिएटर भी है। जी जी और वैकल्पिक थिएटर में संभावनाएं बहुत हैं अपने आप को इस पे हम explore एक जी जी, तो इस विषय पे हम लोग वैकल्पिक, एक और सत्र रख लेंगे। अच्छा, जी बिल्कुल बताइए बिल्कुल बिल्कुल। तो वैकल्पिक धारा बताइए बहुत सर। प्राचीन है हाँ और आज बिल्कुल। जो ये लोग कर रहे हैं, प्रवीर गुहा का संबंध या बादल सरकार की जो बातें हाँ उठ रही हैं, नहीं, आपने इस पे शूद्रक जो और है भास वह, इन लोगों ने भी सिद्धांत बनाए, इन लोगों ने तोड़ा है पिछले वाले। जी 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 शूद्रक ने भी तोड़े हैं, भास ने भी तोड़े हैं, जी है ना। जी तोड़ा है, भास उन्होंने भी तो सिद्धांत नाट्य बनाए। शास्त्र को मानते ही नहीं। अगर आप देखिए तो नाट्य बिल्कुल, शास्त्र में बिल्कुल। जो चीजें हैं, टेक्निकली जो चीजें तय की गई हैं, खैर मैं विस्तार में यहाँ नहीं रख सकता, नहीं तो कैसे। या तो ये भी बहुत चर्चा है कि भास पहले हुए कि भास बाद में हुए। अगर पहले हुए तो भी नाट्य शास्त्र ने भास को नहीं माना, अगर भास नाट्य शास्त्र के बाद हुए तो भास ने नहीं नाट्य शास्त्र को नहीं माना। खैर जी, वो एक इसमें अलग विमर्श का प्रश्न है दादा, कभी इसमें बात तो करेंगे हम हमने लोग। हमने लेकिन कुछ जो मूल प्रश्न था इस बच्चे का, हाँ दादा बोलिए। इसमें संस्कृत कुछ विद्वानों को मैंने सुना, तो कुछ जी विद्वानों का कहना है कि महाकवि कालिदास ने जो शकुंतला नाटक लिखा, हाँ और उनका एक एक अंक एक एक रस पे है, और सारे रस हैं उसमें। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो रसों की सृष्टि हुई है वो देख करके नाट्यशास्त्र लिखा गया। कुछ लोग, हमने संस्कृत विद्वानों को देखा जी कि शकुंतला नाटक को देखते हुए ये नवरस बनाए गए। तो ये हम लोग तो उस काल के नहीं है, नहीं, जो देखिए विद्वान लोग। कालिदास तो खुद चर्चा करते हैं भरत मुनि के नाट्य जी शास्त्र का, और भास जी का जी भी। कालिदास बहुत बाद के हैं, जी जी तो जी। कालिदास नाट्य शास्त्र के फ्रेम में ही काम करते हैं। जो पूरा उनका नाटक शकुंतला है तो लगभग, इसी नौ और रसों पर ही है। हाँ, और रस का जो है मसला वो नाट्य शास्त्र में है दादा। रस जो जी है, बिल्कुल। रसास्वादन और रस के जो तमाम कंसेप्ट हैं, वो नाट्य शास्त्र में है। खैर जी जी। हम उस प्राचीन जगह पे नहीं जाना चाह रहे हैं, वह एक अलग लंबा विषय है, बहुत वहाँ विवाद है, बहुत तरह का विमर्श है। आज इधर बहुत काम हो रहे हैं, तो उन चीजों जी को जी लेकर जी। के मेरे हम पास समय जाएंगे तो, कम है। हाँ समय नहीं है। मूल बात जो हो हाँ रहा थी, हाँ प्रवीर गुहा देखिए, जी एक आनंद लाल हैं, बंगला के क्रिटिक हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं वो, हाँ थिएटर पे हाँ। बहुत ज्यादा वो काम लिखते रहे हैं। जी जी वो जी। इंडियन थिएटर पर उनका काफी काम है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं अंग्रेजी में। वो भी यही बात जी जी। कहते हैं कि बादल सरकार के ही कामों को एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे प्रवीर हैं, गुहा। बिल्कुल उस बिल्कुल पेज बिल्कुल। पर जो था उनका लिखा हुआ, उस पेज फोटो खींच करके प्रवीर दा के पास भेजा, तो बोले अरे ये तो बहुत पुराना गल्प আছে, এটা ভুল লিখছে অনেক আগেকার। वो भी 10-15 साल हम्म पहले की किताब थी। तो हम्म 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 वो हम्म बात भी हुई उनसे, हम लोग लंबा इंटरव्यू भी लिए हैं, उसमें भी उन चीजों को रखे हैं वो। तो हम्म, हम्म, एक्चुअल ग्रोटोवस्की जो है, आप खुद जी। बताए, आपकी प्रवीर गुहा विदेश जाते हैं और ग्रोटोवस्की के नहीं नहीं, वो नेतृत्व में, पोलैंड पोलैंड। जी पोलैंड, यूरोप जाते हैं।
तो वहां उनके साथ में वर्कशॉप वगैरह करते हैं। तो जी जी। पूरा जो फिजिकल थिएटर है, जो मैंने जिसको आप जॉन तहरीक बोल रहे मार्टिन, हैं, जॉन हाँ मार्टिन से उन्होंने सीखा है जी, जॉन मार्टिन। जी, तो इस तरह जी से जो वहां सीखते हैं, बादल सरकार से सीखते हैं। देखिए इन सब में कहीं न कहीं नमक की तरह ब्रेख्त तो हैं, जो बिल्कुल। आपने कहा। ब्रेख्त से पहले हमारे यहाँ लगभग आधे अधूरे मोहन राकेश या भारती जो हैं, उनका जो नाटक है, जो अंधा बहुत युग। पॉपुलर हुआ था, अंधा युग। ये जी जी। सारे नाटक कहीं न कहीं संस्कृत परंपरा के नाटक हैं। वही प्रोशेनियम, लगभग भले भाषा दूसरी है, लेकिन यह हम नहीं कह रहे हैं, यह राधा वल्लभ त्रिपाठी कह रहे हैं, संस्कृत के बहुत बड़े मर्मज्ञ कह रहे हैं। लेकिन उस समय तक भी लोक नाटक तो चल रहा था इस दुनिया में, भारत में, लोक और नाटक लगभग तो लोक चलेगा ही। नाटक से ही हमारा नाट्य शास्त्र भी बना, सब कुछ बना। लेकिन हम जो है अपने लोक परंपरा को नहीं देख रहे थे। हम क्लासिकल परंपरा या कह लें संस्कृत नाट्य परंपरा को ही मान रहे थे, भारतेंदु तक। मान लीजिए जब हम मोहन राकेश की बात करें तो भारतेंदु तो और पहले हो गए। भारतेंदु भी कुल मिला के नाट्य शास्त्र की परंपरा और यूरोपियन जो शेक्सपियरियन वगैरह को ही इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अलग बात है कि वो जो बच्चों का जो नाटक है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा लोक गंध है। अंधेर नगरी खैर, चौपट राजा, हाँ, अंधेर वो नगरी, बच्चों का नहीं लेकिन है, वो मूलतः बच्चों का भी है। वो हाँ, भी है। वो हर लेकिन जी मूलतः जी जी भारतेंदु संस्कृत परंपरा के और इसके यूरोपियन परंपरा से ही अपने को पुनर्जागृत करते हैं। खैर, जो मैं बात कह रहा था कि ब्रेख्त का कितना बड़ा महत्व है कि जब ब्रेख्त एक साथ एनएसडी में आते हैं 70 के दशक में, खेले जाते हैं, और उसी समय लोक नाटक भी गुजराती जो है वो शुरू होता है। इधर आपने हबीब तनवीर की बात किया ही कि कैसे संस्कृत नाटकों को भी या मृच्छकटिकम को भी ब्रेख्त के उसमें जाते हैं, और कहते ही हैं ब्रेख्त कि मेरा कुछ नहीं है, मैं लोक से लिया हूँ, खास करके एशियाई लोक से लिया हूँ। तो ये सब महत्व है, और यही दूसरी परंपरा है, या कह लें अल्टरनेटिव परंपरा है। इस चीज को जी जिस तरह से प्रवीर गुहा मथते हैं, हमारे लोक जो तत्व हैं, जिसको उस दिन वो बोल रहे थे, एक शब्द दे रहे थे, वो है भी रिचुअल्स। कि रिचुअल्स को कैसे लेकर के, हालांकि रिचुअल्स को लेकर के बड़े खतरे हैं। रिचुअल्स को हम नाट्य में खूबसूरती से प्रयोग भी कर सकते हैं, और रिचुअल से समाज में हम थोड़ा अंधविश्वास भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए रिचुअल्स को साधना बड़ा कठिन काम है। और प्रवीर जी गुहा तृतीय युद्ध से लेकर के चितार से एक नदीर नाम, इस तरह से काफी साधे हैं। बादल सरकार का जो कंसेप्ट है दर्शन के स्तर पे, नाट्य दर्शन, और टेक्निकली जो थर्ड थिएटर जो नाम दिया गया, उससे कुछ तत्व तो जरूर लेते हैं प्रवीर गुहा। लेकिन आज के दौर में बादल सरकार से प्रवीर गुहा काफी मुक्त हो चुके हैं, और अब जो है वो ब्रेख्तियान, हमारे लोक जो नाट्य हैं उनको लेकर के कैसे कर रहे हैं, यह अलग बात है कि कहीं कहीं वो प्रोसेनियम में भी जाके कर लेते हैं, और जहां जैसा मौका मिला, हेलो, शायद कट हाँ गया, हाँ। सर। हाँ सुनाई दे जी रहा है जी ना। जी, आवाज जहां आ जैसा रही है मौका लेकिन। मिला वैसे कर लेते हैं, लेकिन हाँ मूल रूप से प्रवीर गुहा का जो कॉन्सेप्ट है, मूल रूप से वह जो है बादल दास से अलग अपना एक अल्टरनेटिव थिएटर, या कह लें खुद का भी अल्टरनेट, मतलब आज नहीं, जो वो तो नाटक वो कर रहे हैं, कल वो एक्सप्लोर तो करेंगे करते शायद ही दूसरा। जाए। ये हाँ, ये एक्सप्लोर तो सारी करना ही चीजें ना, हैं। हाँ दादा। जी आ, एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा ना, अपने आप को हाँ एक्सप्लोर। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो इस तरह मुझे की लगता बातें, है। मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं और कुछ जी नहीं कहना चाहता। कभी जी फुर्सत हो पूरे इतिहास भूगोल पे बिल्कुल बातें हों, बिल्कुल। और राजनीति जो है, थिएटर की जो राजनीति है, जिसपे दादा ने रखा, बादल सरकार की अपनी क्या राजनीति है, ब्रेख्त की क्या राजनीति है, उसके साथ दर्शन, तो तभी टेक्निकल चीजों को, थिएटर के टेक्निकल चीजों को
या उस सौंदर्य बोध को हम ठीक से समझ पाएंगे। इन सारी चीजों जी पे सर। कभी बात नहीं होगी। बादल दानी और तो ये बिल्कुल, कही है कि और इस पे हम विस्तार से बात करेंगे दादा, क्योंकि हमारा अंतिम एक प्रश्न और बचा हुआ है एक छात्र का, आकाश का। मानविक जी के अध्यक्ष श्री रामजी सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी कि आपने अचानक से एक प्रश्न जिस छात्र ने उठाया और आपने उसको सुलझाने की कोशिश की। हम चाहेंगे कि हम जरूर सुने आपको। इसी कड़ी में मैं चाहूंगी आकाश कामले, हमारे ब्लैक स्वेल के ही सदस्य हैं, वो अपना प्रश्न रख लें। आकाश। हाँ, प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते आकाश। सर, हम लोगों ने अभी अभी एक कोशिश की थी पगला घोड़ा नाटक करने की, जी जी जो एक शो जी भी हमने उसका किया। उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। जी जी तो जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब कई नाटककार इन चीजों से बचते हैं, तो हम्म। बादल सरकार ने एक चीज प्रखर रूप से उसमें रखी है कि उन्होंने शराब का जिक्र किया है उस नाटक में, और खुले शमशान तौर घाट पे है। मतलब शमशान घाट में उस हम्म। चीज को किया है जो भी नाटक, और शमशान घाट में प्रेम की बात हो रही है पहली जी बात। जी 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 हाँ, जी और जो उनकी फीलिंग्स है, जो उनके कैरेक्टर्स है, उनकी हम्म। फीलिंग वो एक्सप्रेस कर रहे हैं सर कि जब शराब पीने के बाद वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जी 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 तो जी मेरा प्रश्न ये था कि वो शराब को क्यों, मतलब क्यों उन्होंने जरिया रखा है। देखिए दो चीजें हैं। एक तो अगर आप बंगाल जाएं, आप देखेंगे कि हमने अक्सर देखा है बंगाल में, जैसे कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो शव यात्रा को बड़ा नाचते नाचते हुए भी ले जाते हैं, हरी बोल बोल हरी बोल हरी हरी बोल बोल। और वो लोग एक जश्न की तरह ले जाते हैं, खुशी की तरह ले जाते हैं, और वहां पर जो पाड़ा के लोग, मानी जो उस इलाके के बच्चे होते हैं, वो शराब भी पीते हैं। पहली बात, हमारे समानांतर के अध्यक्ष होते थे प्रोफेसर मंडल साहब, पी के मंडल साहब। उन्होंने एक बार मुझे बहुत अच्छी बात बताई। जब हम लोग जन विज्ञान जत्था के कार्यक्रम कर रहे थे, तो जी। उसके कार्यकर्ता लोग जो इन टीमों को ले जाते थे, वे शाम को मीटिंगों में दारू पीते थे। हम और मंडलदा नहीं पीते थे बैठ के। तो मंडलदा हमसे एक बात कहते थे कि ये दारू बड़ी अच्छी चीज है यार, ये जितना अंदर जाती है उतना अंदर पेट की बात को निकालती है। तो वो लोग जो जिनको उन्होंने 4-5 लोगों को बनाया था ग्रुप लीडर, वो पेट की सारी बात निकाल देते हैं कि कहाँ कहाँ घपला किया है, कहाँ कहाँ क्या किया है। तो उन्होंने सिद्धांत निकाला कि जितना अंदर जाएगा ये दारू, ये शराब, उतनी पेट की बात को निकालेगा। तो ये शमशान घाट में सब कुछ को भुला देने की, क्योंकि हम लोग जब भी शमशान घाट जाते हैं तो वहां जाके क्या लगता है, क्या यार यही लाइफ है, इसीलिए इतना दौड़ भाग, हाँ, इतना मतलब सब इतना कुछ के फिर यश। वापस है। और जैसे ही मुड़ते हैं फिर वो 2-5 में और चालू हो जाते हैं वही जीवन जैसा, है ना। वहां जाके बिल्कुल हम लोग बदल जाते हैं। तो ये जो शराब के माध्यम से अपने को भुला के अपनी अपनी प्रेमिकाओं को ला करके, और सच्ची बात, आप कभी भी अगर शराब पिए हो 4 दोस्तों में, तो आप देखेंगे जैसे जैसे शराब अंदर जाती, मेरी सुन लो, नहीं मेरी सुन लो, एक दूसरे की टांग, अबे पहले मेरी सुन, नहीं नहीं मेरी सुन। क्योंकि हर आदमी कहना चाहता है, उसको लगता है कि मेरा प्रेम सबसे तगड़ा प्रेम है ना। तो इसलिए उसको इस्तेमाल किया था, जो कि सामान्य जीवन में बैठे होते तो शायद हम लोग नहीं कह पाते, है ना, अपने प्रेम की बात को नहीं, इसीलिए किया था। जी एक और छात्र हैं रोशन कुमार, इनका एक प्रश्न है, और एक कोयल है, ये कहाँ से जुड़ी जी हैं, जी उनका भी प्रश्न है सर। तो मैं चाहूंगी रोशन आप प्रश्न रख लें अपना। सर नमस्ते। नमस्ते रोशन जी, क्या हाल है? ठीक है सर, मैं इप्टा से हूँ सर। अरे वेरी गुड, कहाँ के? पटना से सर। अरे वाह, मेरा भी समानांतर इप्टा से ही जुड़ा हुआ है। जी जी जी। और अभी वर्तमान में सर वर्धा यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा हूँ फिल्म एंड थिएटर से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वहाँ की सर विदु हम खड़े लोग भी हमारे से हैं। जी 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 सर। जी जी सर कुछ वर्ष पहले सर हम लोगों ने भोमा नाटक करने की कोशिश की थी, जी जी लेकिन जी। करते करते नहीं कर पाए सर। हाँ, मुझको बुला लीजिए, हो जाएगा। प्रश्न रख लीजिए रोशन आप। सर
बादल सरकार के नाटकों को सर कैसे समझना चाहिए सर? उनका बादल जो सरकार के नाटकों को करने के लिए पहले एक वर्कशॉप 10 दिन की आपको तीसरे रंगमंच पे करना ही पड़ेगा। बिना उनके वर्कशॉप के किए हुए उनके सिद्धांत को आप समझ ही नहीं सकते हैं। और किताबी समझ से तो कभी व्याख्या मत कीजिए। किताब से पढ़ के बादलदा को नहीं समझा जा सकता है। बादलदा के ग्रुप शताब्दी के लोगों को बुला के या बादलदा के किसी भी शिष्य को बुला के, मुझे भी बुला सकते हैं, आपको तीसरे रंगमंच पे जब तक आप एक वर्कशॉप नहीं करेंगे तब तक आप वो ट्रस्ट गेम नहीं समझ पाएंगे, आप वो साउंड मूवमेंट रिदम नहीं समझ पाएंगे, वो कोरस नहीं समझ पाएंगे, वो कथ्य को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे आप कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं तो आप जाते हैं ना आईआईटी या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप एक पढ़ाई करेंगे ना 5 साल की, ऐसा ही कर देंगे। तो आपको अगर थर्ड थिएटर करना है या किसी भी लेखक का काम करना है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके ग्रुप के लोगों को बुला करके उनके काम को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। और एक बात जो मेरे गुरुजी कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु, कि 12 साल तक किए गए काम के बाद ही सिद्धि मिलती है। एक बार कारण जी से किसी ने पूछा था कि हमें प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, कहले पहले सिद्धि तो प्राप्त कर लो तो प्रसिद्धि आप मिल जाएगी। प्रसिद्धि मिली नहीं तो ये कहावत है, हमारे गुरुजी ही कहते हैं कि 12 साल किसी काम को आप निरंतर करते रहिए तो आपको सिद्धि मिलेगी, और वो सिद्धि मिलेगी तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आप तुरंत चाहते हैं कि भूमा पड़े और कल से शुरू कर दे, नहीं हो सकता है। उसके लिए पूरी हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है, पूरी ट्रेनिंग, और वो भी बादल सरकार से ली है। जी जी थैंक यू सर। जी जी दादा, चूंकि कोयल जी मुझे दिख नहीं रही है लेकिन उनका प्रश्न है, तो हमारे साथी कोई कोयल जी के प्रश्न को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जी जॉय। जी दादा, कोयल सरकार जो है उन्होंने लिखा है, ये देवाशीष मजुमदार शूद्रक जो बहुत बड़ा ग्रुप है उनमें काम करती हैं। जी और जी जी उन्होंने 2 प्रश्न रखे हमारे सामने। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द थर्ड थिएटर ऑफ बादल सरकार, मतलब आधारभूत बात बातों हो गई, को वो तो हो गई है, तो ये बात हो गई है। दूसरा प्रश्न रखिए। हाउ बादल सरकार यूज टू इन्वॉल्व एक्टर्स एंड द ऑडियंस इन द थर्ड थिएटर, मतलब दर्शक और अभिनेता को कैसे एक साथ वो जोड़ते हैं, ये सब इससे थोड़ी सी आपने बात की थी, इसको थोड़ा सा बात की है। आप देखिए कि आप जब प्रोसीनियम रंगमंच में करते हैं तो दर्शक आपसे ऊपर रहता है स्टेज पे, ठीक है ना, और आप नीचे बैठते हैं, या आप ऊपर होते हैं, दर्शक अभिनेता नीचे रहता है प्रोसीनियम में, पहला। दूसरा, आप प्रकाश में रहते हैं प्रोसीनियम रंगमंच में और दर्शक अंधेरे में रहता है। हम देख ही नहीं पाते हैं कि हम जिनसे बात करना है, जो हमारे 500 रुपए 1000 रुपए टिकट लेके आए हैं, उनकी तो हमें शक्ल ही नहीं देख रही, कुछ चश्मे दिखाई देते हैं, है ना, चश्मों की कुछ लाइट दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन जब हम तीसरे रंगमंच में करते हैं तो एक ही धरातल पे, अगर वो हम ओपन में भी कर रहे हैं, एक पेड़ के नीचे कर रहे हैं, ओपन स्पेस में कर रहे हैं, तो एक ही धरातल पे दोनों रहते हैं। हाँ, कभी कभी दर्शकों को बादलदा अपने जो अंगन मंच में बैठाने के लिए कुछ स्टूल्स का इस्तेमाल करते थे, स्टूल में बैठालते थे, नहीं तो दरी में बैठालते थे, लेकिन रहते एक फ्लोर में। अगर आपने जुलूस नाटक देखा हो तो जुलूस नाटक का अंत क्या है? अंत है कि एक सच्चा जुलूस आएगा और आता है और गुनगुनाता हुआ। बादलदा ने गाने का इस्तेमाल नहीं किया। हिंदी नाटक में अंत शीघ्र ही होगा, घोर तिमिर अंधियारा करके गीत है, बादलदा की ग्रुप पूरा आता है हमिंग करके, और सबके ऊपर हाथ बढ़ाता है, हर दर्शक से हाथ मिलाता है और मिलाते मिलाते पकड़ता है, जो हम लोगों ने इलाहाबाद में भी कई बार किया है, और मिलाता पूरे पूरे दर्शक मंच में आ जाते हैं और दर्शक और एक्टर्स एक हो जाते हैं और वो सारे गीत गाने लगते हैं। तो ये दर्शक और ऑडियंस का जो प्रोसीनियम में कभी नहीं होता है। प्रोसीनियम नाटक देखने के बाद सब लोग गाड़ी निकालने के लिए जल्दी, घर पहुंचने के लिए जल्दी, उस एक्टर को जिसके लिए ताली बजाई थी उसको तो मुलाकात ही नहीं होता है, उस दर्शक को, उस अभिनेता को केवल सुनाई पड़ता है आपका ताली, और उसका किसने ताली बजाई वही तो नहीं मालूम चलता है। आप जब अंतरंग रंगमंच, इंटीमेट थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर करते हैं तो आप आंखों में आंखें डाल करके दर्शकों से बात करते हैं और उस दर्शकों के रिएक्शन को तुरंत देखते हैं। ये इसकी खूबसूरती है और यही इसकी ताकत है, जो आगे आने वाले दिनों में और सशक्त तरीके से आएगी।
बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया प्रश्न भी था और उसको आपने जो पूरे हमारे आज का जो वेबिनार है उसकी सफलता भी यही थी कि दर्शक और अभिनेता के बीच का जो संबंध है वह संबंध प्रत्यक्ष रूप से दिखे। एक अंधेरे कमरे में दर्शक न देखे, किसी के कमरे को न झांके, बल्कि वह भी उसका हिस्सा है। इस बात को आपने सर बहुत बढ़िया से बताया और अपने अनुभवों के साथ बताया सर, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समानांतर रंगमंच, समानांतर थिएटर ऐसे ही बढ़ता रहे, हम सब जुड़े, काम करें। औपचारिक रूप से धन्यवाद के लिए मैं चाहूंगी कि विष्णु कुमार जो है वह आपका औपचारिक धन्यवाद दे। जी विष्णु। जी जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते विष्णु। और आज का जो सत्र रहा वो एकदम सफल हुआ और आज तो ब्रह्म आपने अपने तमाम संस्मरणों से बादल प्रकाश जी के साथ जो आपने अपना कीमती समय व्यतीत किया और किस प्रकार और हमारे खासकर मेरे लिए भी और तमाम उन शोधार्थियों के लिए और जो आने वाली नई पीढ़ी है उनके लिए तीसरा रंगमंच आखिर उस शीर्षक का अर्थ क्या है और भारत सरकार ने किस प्रकार इनको एक सिद्धांत का रूप दिया और किस प्रकार ये हमारे समाज में एक ऐसी तमाम रचनाएं दी हमारे समाज के लिए जो कालजयी रहेंगी, जो हमेशा अब हमारे समाज में वो व्यक्त रहेंगी और उनके जो नुक्कड़ हैं, जो नाटक हैं, उनके माध्यम से हम अपने समाज में अपने जिंदा होने का सबूत देंगे, क्योंकि वो है विरोधों को लेकर के, तमाम चुनौतियों को लेकर के, सत्ता से सवालों को लेकर के और समाज में त्रुटियों को लेकर के एक जागरूकता का अभियान है उनका जो रंगमंच है। और आपने बताया कि इस कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद किस प्रकार तीसरा रंगमंच की जो प्रासंगिकता है वो स्पष्ट हमको दिख रही है, क्योंकि आने वाले समय की मांग है तीसरा रंगमंच। और इसी के साथ आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जुड़े और आपने तमाम सवालों के भी जो जवाब है बहुत हमारे सामने रखे। तो हमारी पूरी ब्लैक सोइल थिएटर की टीम की तरफ से आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता गोपेश जी भी जुड़ी हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुरभि, अंतिम बात कहना चाहता हूँ। बादल दा जिस शरीर की बात करते थे कि हमारा शरीर ही मुख्य है, रंगमंच से सब कुछ को काटा जा सकता है, शरीर को नहीं काटा जा सकता। और आप सबको जान करके प्रसन्नता होगी कि बादल दा ने अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया, शोधार्थियों डॉक्टर को प्रयोग करने के लिए। जीते जी तो वो प्रयोग करते रहे और जीने के मृत्यु के बाद उन्होंने अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया, एटोनॉमी विभाग कोलकाता मेडिकल कॉलेज को, कि उन पर लोग शोध करें और उनका वो बॉडी, वो शरीर जिस पर वो काम करते थे वो सार्थक। जी दादा, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक बातों को आपने साझा की, जिसके लिए धन्यवाद। मैं हाँ सर। तो सुरभि, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी शिष्य की बेटी हो। जी। ब्लैक सॉइल थिएटर का भी बहुत बहुत आभार। तुम लोग आगे बढ़ते रहो और मेरी जब जरूरत हो, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, बिल्कुल आके काम कर सकता हूँ। और कोई भी, मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी थर्ड थिएटर या किसी भी संस्कृत नाटक भी करे, कुछ भी करे, बिना किताबी पढ़ाई से नहीं होगा। प्रैक्टिकल, ये परफॉर्मिंग आर्ट है, इसको जान कर करना चाहिए। तो ऐसे योग्य लोगों को बुलाना चाहिए, कोई भी हो, और उनसे सीख के ही तब उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जी दादा, बिल्कुल हमारी ये कोशिश रहेगी। इसीलिए हम लोग सप्ताह में 2 दिन, एक दिन सिनेमा पर और एक दिन रंगमंच पे चर्चा करते हैं। तो अगले क्रम में हमारे बीच में सिनेमा के एक जाना माना